देखो इकोनॉमिक्स की कौन सी क्लास है हमारी, बताओ। 31, 32, 34। एक बार देख देख लो लास्ट में कॉपी में कितना लिखा हुआ, कौन सी क्लास, एक बार देख लो, बताओ मुझे, देख लो बताओ यार। 31 नहीं है, 34 हो गए होंगे यार। तो फिर मुझे कौन सपना सपना आया था मुझे। लास्ट वाले लेक्चर का क्या, अच्छा 31 हुए, अमेरिका में मंदी। ठीक है, आज क्या समझने वाले देख लो, क्या समझने वाले, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगने वाली तुम, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगने वाली तुम्हें। लेक्चर नंबर 32 अभी इतना ही हो जाना है यार, देख लो बस, जितना पढ़ लिया ना इतना और पढ़ना। 3 महीने हो गए तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते, समझ में आया बात है। लेकिन इसमें बहुत सारी हमने छुट्टियाँ रखी है, लगातार हुए ना, लगातार तो 30 क्लास हुई, 30 या 35 के आसपास मान लो, एक दो इसमें डब करके मैंने डाल रखी। लगातार अब तक हम 30 ही दिन पढ़े, 3 महीने में हम 30 दिन का आउटपुट। हाँ यही मतलब एक महीने में, 3 महीने में हमारा 1 महीने का आउटपुट जो हम पढ़े। इकोनॉमिक्स लेक्चर सुनूंगा सारा, याद अगर फोकस लगा रखना, बहुत सारे सवाल पूछूंगा आज, पिछले वाले सवाल तो रिलेटेड होंगे। और जिसका माइंड चला इधर उधर खिसकता चला गया ना, ठीक, वो क्वेश्चन का आंसर देने पड़ा, क्योंकि आज बहुत टेक्निकल चीज़ें सारी सारी, और सारी सारी वे हैं जो यूपीएससी का लेवल टच करती है, जहाँ तक पक्का सवाल आते हैं पेपर में, हर साल आता है तुम्हारा, फिक्स हो जाता है। इसे दो दिल थाम के बैठ जाना, बहुत सारे सवाल पूछूंगा, इसे मैंने पहले बुलाया तो, ठीक, बहुत टेक्निकल पार्ट शुरू होने जा रहा है, ठीक। चलो अब सवाल हमारा, हम पढ़ रहे थे एफपीआई के बारे में, किसके, ये हमारा एफपीआई है, एफपीआई जानते हो इनके बारे में, बताने की जरूरत नहीं है। एफपीआई का मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमारे, पोर्टफोलियो निवेशक भी नहीं कहते हैं, समझ में आया बात है। ये बहुत खतरनाक है, आए समझ में। इधर साइड में हमारा यूएसए मान लिया हमने, ये क्या हमारा यूएसए मतलब अमेरिका, ओके। इधर हमारा जापान भी एक अच्छी खासी इकोनॉमी, तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा है अभी। उसके बाद यूरोप, ईयू का मतलब यूरोप, ये हमारा इंडिया, मतलब अगर मैंने नीचे क्यों रखा, इकोनॉमी मामले में नीचे है ना, समझ आई बात, इसे मैंने नीचे रखा। ये हमारा यूएसए, ये हमारा ईयू, ये हमारा इंडिया, ये हमारा जापान। मान लो यूएसए, जापान, तो टाइम नहीं पता था, मैं पढ़ गई थी, दवाई दे रखी है, तबीयत खराब हो गई। ये इंडिया आपका, ये जापान, ये क्या है ईयू, ये क्या है यूएसए, कोई दिक्कत है। अगर ध्यान से सुनना, मान लो अगर यूएसए के अंदर, अगर यूएसए का ना, यूएसए यानी अमेरिका की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होगी, तो ये सुनते रहना, बहुत टेक्निकल चीज है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, तो ये सारे के सारे ये जो एफपीआई वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं, ये जापान की मार्केट से पैसा निकालते हैं, और चाइना भी इसमें इंक्लूड कर लो। तो जब ये एफपीआई वाले देश के किसी कोने में बैठे हुए, कहीं कौन है कोई नहीं जानता, आज तुम्हें मैं एफपीआई बनाकर छोड़ दूंगा, पक्की बात है 100%। आज मैं तुम्हें ट्रेडिंग करनी सिखा दूंगा, पैसा लगाना सिखा दूंगा, अकाउंट भी खोल के दिखाऊंगा, मैंने पैसा डाला हुआ, अपना भी दिखाऊंगा कितना डाल रखा, समझ आई बात है। और तुम 14,000 तो मैंने आज ही इन्वेस्ट करे, समझ में आया बात है। वैसे तो आपके पास पैसे नहीं है, इधर देख लो शेयर मार्केट में पैसा ढूंढते भी लगाते फिर रहे। सुन लो, ये क्या यूएसए, ये क्या ईयू, ये क्या चाइना, ये क्या इंडिया, ये क्या है। 10 रुपए से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। एफपीआई बना दूंगा मैं आपको, आपने इस मार्केट में पैसे निकाल लोगे उसमें पहुंच जाओगे, इसमें तो निकाल लोगे उसमें पहुंच जाओगे, बैठे बैठे मोबाइल फोन आपके पास मौजूद है पूरा। और सीखना भी जरूरी है, हाँ तो यूपीएससी सवाल पूछे, पीडीओ के सवाल पूछा, मेन से बनी, समझ में आया। अगर अमेरिका का इकोनॉमी
अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा, ये जापान की मार्केट से पैसे निकाल लेंगे, सीधा वन वे ट्रैफिक हो जाएगा। इसे बोलते हैं वन वे ट्रैफिक। बोलने की तो कैसे सीख जाओगे, इतने खतरनाक पड़ोस का बोलो तो मैं बोल लूंगी इतना बोलना ही नहीं तो कौन सा ट्रैफिक हो जाएगा? जापान वाले, इंडिया वाले, ये वाले, ये बैठे हुए पैसा निकालने सीधा अमेरिका की मार्केट में पहुंच जाएंगे। और जब अमेरिका की मार्केट में पहुंच जाएंगे, जरा मुझे एक बात बता दो, जब ये पैसा निकाल कर अमेरिका की मार्केट में पहुंच जाने वाले, तो बताओ अमेरिका के अंदर जो करेंसी होगा, कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर। तो डॉलर की डिमांड बढ़ने जाएगी, और जिसकी डिमांड बढ़ जाने वाली उसकी, तो जिसकी डिमांड बढ़ जाने वाली, मांग बढ़ जाएगी उसकी, तो उसके दाम भी बढ़ जाने वाले। बताओ, चारों तरफ मेरी डिमांड बढ़ रही, गुरुजी हमारे यहाँ पढ़ा दो, हमारे यहाँ पढ़ा दो, हमारे यहाँ पढ़ा दो, तो मेरे तो दाम बढ़ जाएंगे। मैंने कहा 45,000, अगले वाला मैंने कहा 55,000, अगले वाला मैंने कहा 1,00,000 रुपये। समझ आई बात? इस तरह मेरी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी। जब मेरी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी तो मेरे दाम बढ़ते चले जाएंगे, जो मेरे साथ कोई डॉलर के साथ आया समझ, मुझे समझ लो, डॉलर को समझ लिया, कोई दिक्कत। अब देखो कितना टेक्निकल होने वाला, समझ में आया? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अगर अमेरिका का एक, इनके लिए सबसे बेस्ट पता क्या होगा, एक कोई इकोनॉमी ना अच्छे मोड में जा रहा हो, अगर इन्हें जानकारी हो, एक कोई इकोनॉमी अच्छे मोड में जा रहा हो, अभी इन्हें पता लगा ना इंडिया बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करने वाला, इंडिया की कंपनी, तो इंडिया के अंदर चले आएंगे सारे सीधे। ये भी यहाँ पे बैठे हुए, इनकी पूरी दुनिया की मार्केट पर नजर है, और इन्होंने इनका क्यों जाते हैं दूसरे की मार्केट में? क्योंकि वैश्वीकरण का नाम ही है पूंजी का मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण का मतलब क्या हो? पूंजी का मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण के नाम पर इन लोगों ने पूरी दुनिया को अस्थिर बनाकर रख दिया। एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, दूसरी से तीसरी मार्केट में, तीसरी से चौथी मार्केट में निकालते हैं, और इस तरह करके इन्होंने लाए थे। क्यों ना लाए थे? इसलिए ताकि इनके पैसे को फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। आया समझ में? वो तो मैंने तुम्हें बताया था, पूरा समझा रखा मैंने। एफपीआई क्यों आया? एफपीआई की जो पॉलिसी है ना भारत की, भारत सरकार की 1992 की नीति एफपीआई की, समझिए 1991 में एफडीआई ले गए। आज एफडीआई को तमीज से चर्चा करेंगे। तमीज से मतलब तमीज से, जहां तक सवाल पूछा जाता है, तमीज से मतलब तमीज से। जब मैं तुम्हें सारा पढ़ा दूंगा ना, आज यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया, उसे दिखाऊंगा तुम्हें, उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें देखेंगे हिंदी मीडियम के क्या हालचाल है यूपी पीसीएस वालों के। यूपी पीसीएस की और यूपीएससी की नेचर बिल्कुल दोनों का सेम है, ऐसी इसमें ऑप्शन दोनों की प्रगति सेम है, बस तो उसका थोड़ा सा लेवल डाउन ना यूपीएससी यहाँ से, नहीं तो उसमें भी इस तरह ऑप्शन वालों बिल्कुल ऐसे सेम पैटर्न में चल रहा है। आया समझ में? कोई दिक्कत? फिर जो यूपी वाले हैं, इन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा, ऐसे लगा हम तो सीधी जिस हम तैयारी कर रहे हैं। और जो यहाँ बैठे हुए यूपी के नहीं है, वे जनरल कैटेगरी पहुंच जाएंगे, ऐसे लगेगा इसे तो हम पक्का आराम से निकाल देंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आया सर? लेकिन नहीं, फिर तो है अपना ही कोई यूपीएससी एग्जाम। ठीक, फिर लास्ट में जाते जाते थोड़ी सी बात किसकी करेंगे? ऑप्शनल की। किसकी? उसके दर्शन कर लो। यूएसए, ईयू, चाइना, इंडिया, जापान। तो इनके लिए सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए? इनके लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए कि कोई सा भी एक इकोनॉमी बहुत अच्छे मोड में जा रहा हो। जो भी इकोनॉमी अच्छे मोड में जा रहा होगा, ये वहां से पैसा निकाल लेंगे, अपनी मार्केट से पैसा निकाल लेंगे, उस मार्केट में पहुंच जाएंगे। समझ में आया बात? है जरा एक बात बताओ, अगर पैसा निकाल कर हम पहुंच जाए इंडिया की मार्केट में, तो बताओ रुपए के दाम पर क्या फर्क पड़ेगा? रुपया गिर जाएगा, बढ़ जाएगा? रुपया गिर जाएगा, बढ़ जाएगा? तो फिर क्या गिर जाएगा? डॉलर। इनके लिए सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए? कोई सा भी एक इकोनॉमी, ये भी इकोनॉमी अच्छे मोड बनी है, ये इकोनॉमी अच्छे मोड बनी है, ये भी क्रैश पड़ा हुआ मार्केट। जैसे 1929 की आर्थिक महामंदी आई थी, 2008 की मंदी आई थी, ये भी क्रैश कर गया। अब क्या करेंगे? बताया था, कल समझाया था। इनके लिए सबसे बेस्ट ये होगा, अब ये पहले से निकाल लेंगे। और गोल्ड ना, गोल्ड के बारे में बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है। कहते हैं गोल्ड से बेस्ट कुछ नहीं है। जिसके पास सोना ना उसके पास सब कुछ है, जिसके पास सोना उसके पास सब कुछ, जिसके पास सोना ना उसके पास सब कुछ, जिसके पास गोल्ड नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। क्यों? गोल्ड के तुम ऐसा छोटा सा कोई मेटल लो, रखो, उसके 4 टुकड़े करो, आज तब भी अपना वैल्यू लूज नहीं करता। यही गोल्ड की खास बात हो, वो कभी अपना वैल्यू लूज नहीं करता। उसके दाम लगातार बढ़ते चले जाएंगे, लॉन्ग टर्म उसके दाम बढ़ेंगे। मेरा नाम क्या है? सोनू। सोनू का अर्थ क्या हो? दाम लगातार बढ़ने पे, घटने होता है नहीं। ऐसा समझ लो। अच्छा अच्छा
वाह क्या बात, मतलब समझ में आया। तो गोल्ड की यही खास बात हो, गोल्ड की ना डिमांड पूरी दुनिया में। अब हमने गोल्ड को क्यों लिया, सवाल हमने गोल्ड को क्यों लिया, समझ नहीं बात क्या। गोल्ड को हमने इसीलिए लिया, इससे महंगी धातु हो सका, हाँ प्लेटिनम इससे महंगी धातु, लेकिन उससे ले नहीं सकते, उसकी पृथ्वी में मात्रा कम है, इसलिए भी नहीं लिया मैंने। क्यों, क्योंकि जो अमेरिका ना, ये सब अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिका प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। जब आईएमएफ के द्वारा निर्धारित होता, गोल्ड को ही हमने सबसे सेफ धातु मानना हुआ, समझ में आया बात। है तो गोल्ड को ना बाहर के जो लोग होते हैं, भारत को छोड़कर, भारत के लोग बहुत सांस्कृतिक हो, सही बात है, गोल्ड को बहुत सम्मान कर रखते हैं, और खासकर भारतीय महिलाएं। मैंने तुम बताया था, भारतीय महिलाओं के पास 22,000 मैट्रिक टन सोना पड़ा हुआ। अगर इस सारा निकाल कर ना, अगर इन्हें इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी समझो, अब भारत के पास योगदान कर देना, देने की नहीं है, आज समझ लो चाहिए यूपीएससी की तैयारी, आज छूट जा फर्क नहीं पड़ता, जो उसने चीजें दी थी ना, आज भी संभाल कर रखोगी। अच्छा ये गोल्ड तो गोल्ड ही, चांदी भी संभाल कर रखा, गोल्ड तो बहुत दूर की बात है। अब गोल्ड के बारे में सुन लो, लेकिन गोल्ड है ना सबसे मानना था, लेकिन वो वाला गोल्ड नहीं जो तुम्हारे पास गहनों के रूप में रखा हुआ, वो तो मूर्खता हो, ऐसे गोल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना कि प्रत्येक मनुष्य को ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर तुम आज तुम्हें डिमेट अकाउंट खोलना सिखाऊंगा, जब मैं डिमेट अकाउंट खोलना सिखाऊंगा ना तो तुम सिखाऊंगा गोल्ड में। अगर तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया और तुम्हारे अंदर पेशेंस है, तो तुमने ये समझ जाओ तुम्हारा जो पैसा ना लॉन्ग टर्म बढ़ने वाला, लॉन्ग टर्म तुम्हारा बढ़ने वाला, कभी तुम्हारा लॉस नहीं जाने वाला। अगर तुमने किसी का इक्विटी शेयर खरीदना ना, किसी कंपनी का, तब भी तुम कभी लॉस में नहीं जाने के। लेकिन शेयर को रखने के लिए ना पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस। मनुष्य के भीतर पेशेंस ही नहीं है। ऐसा लोग अब क्या चाहते हैं, आज की जो जनरेशन है ना, उसके पास समय का अभाव हो, वो 2 दिन के अंदर अमीर बनना चाहता है, समझ बात है, यही इसकी सबसे बड़ी कमी। तो गोल्ड है ना, तो गोल्ड को सबसे सेफ मेटल मानना जा, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। एक गोल्ड हो, एक जमीन हो, पुराने आदमियों का कहना। तो जो गोल्ड अभी क्या करेंगे, पैसा निकाल लेंगे और सारे के सारे इसमें पहुंच जाएंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर सारी पूरी दुनिया में मंदी आई तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड की डिमांड करेंगे सब। सोच सकते हो गोल्ड का क्या हाल चाल होगा, गोल्ड की क्या बढ़ जाएगी डिमांड, और जिसकी डिमांड बढ़ जाएगी उसके क्या बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएंगे, गोल्ड सोना महंगा हो जाएगा। लॉकडाउन के अंदर यही तो हाल हुआ, चारों तरफ पूरा का पूरा सब चीज बंद था, समझ में आया। तो गोल्ड के दाम आसमान छू रहे थे, एक रात में ही ना 53-54 हज़ार को क्रॉस कर गए, 53-54 हज़ार को क्रॉस कर गए, तुरंत तेजी के साथ बूम करे। जहां 2019 में कम से कम 10,000 का इजाफा हुआ। और लोग जो यूपीएससी के छात्र कमेंट पता क्या करते हैं, सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ, फिर इसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं, यूपीएससी के छात्रों का हाल। मैंने कहा नहीं तैयारी करता तो ज़्यादा बढ़िया था, नहीं तैयारी करता तो ज़्यादा बढ़िया था। अब तुम्हें सब समझ आ रहा है कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं। अगर गोल्ड का दाम बढ़ रहा है ना, इसका मतलब अंदाजा लगा लो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया में मंदी आने वाली। गोल्ड का दाम तेजी के साथ बढ़ रहा है ना, अंदाजा लगा लो पूरी दुनिया में मंदी वाली। यूपीएससी में ऐसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लो, देखना चाहता कितनी गहराई पढ़ा हुआ है, समझ कसा हुआ बन जाने, मंजा हुआ खिलाड़ी होना चाहिए यूपीएससी में, मंजा हुआ खिलाड़ी चाहिए। कैसे खिलाड़ी चाहिए, समझ में आया बात। यार बताओ गोल्ड के दाम बढ़ रहे हो किस बात का प्रतीक होगा, क्या पूरी दुनिया में मंदी आने का संकेत नहीं है, इसका मतलब पूरी दुनिया में मंदी नहीं। अच्छा मंदी आने का क्या मतलब हो, बेरोजगारी, भूखमरी, आया समझ में, ये सब बढ़ने वाली है। जो आर्थिक उद्देश्य जिनके पूरे होने, वे सारे के सारे कमजोर होने वाले हमारे, समझ में आई बात है। जो बेरोजगारी पहले थी समस्या, वो और बढ़ने वाली। क्यों बढ़ने वाली, मंदी आने का मतलब क्या हो, हम कहने लगे चलो मार्केट में चले गए, मार्केट में बहुत मंदा आ गया, बिजनेसमैन तो पूछना बताएगा ये बैठी बराबर में, इस तो पूछो या पिछले बात है बहुत मंदा आ रहा है जी। तो मंदा का मतलब क्या हो, मंदा 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 मंदा, हाँ मंदा आने का मतलब कि वहाँ कोई चीज़ खरीद ही नहीं रहा, आज समझ डिमांड ही नहीं है, ये मंदा होगा, कोई खरीदने नहीं आ रहा, और जो खरीदने आ रहा था फिर वो बहुत सस्ती खरीद कर लेकर जा रहा, आज समझ उसका ओट पीट चुका, इसे कहते हैं मंदी। ये मंदी आने का संकेत हो। अगर पूरी दुनिया में मंदी आ रही तो समझ जाना गोल्ड के दाम देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो, पक्का 100% पूरी दुनिया में मंदी आने वाली है। अब तुम सोचते होंगे क्या ऐसा हुआ, क्या कुछ घटना बता दो। हाँ मैं बता तो रहा हूँ, लॉकडाउन के एक 10 ग्राम जो सोना हो, कहते 10 ग्राम के अंदर 1 तोला हो। अभी प्रेजेंट में कितना सोने का दाम 53-54 हज़ार के आसपास होगा, 53-54 की जितना भी होगा, तुम ज़्यादा जानकारी होगी, तुम तो अधिक मॉडल के। ये 53-54 हज़ार था नहीं, मैं बता रहा हूँ पर्सनल, लॉकडाउन से पहले नहीं। ये 10 ग्राम जो सोना तुम देखते हैं ना, अपनी आंखों देखा हुआ 42,000 था इसका दाम, लॉकडाउन के बाद 53 हज़ार पे चला गया। सोच सकते हो कब की बात है,
कब की बात है? लॉकडाउन से पहले की। ये इतना इतना दाम क्यों बढ़ता चला गया? अब तुम समझ गए ना ये क्यों बढ़ा तेजी के साथ, आया समझ में? और यूपीएससी का साथ छात्र समझ नहीं पाता कि दाम क्यों बढ़ा। ये तुम्हें सब पता होना चाहिए। अखबार का मैंने कहा था, न्यूज़ का पेपर के ऊपर हेडिंग देखोगे, ये अंदर भी पता कर लोगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ, बिना पढ़े पता कर लोगे। इतना मैं इकोनॉमिक्स तुम्हारे एंटीबॉडी के अंदर डाल दूंगा, आज समझ में? तुम्हारी इकोनॉमिक्स ना तुम्हारी रगों में दौड़ेगा और आने वाले मुद्दों तक दौड़ेगा। तुम एक शब्द पढ़ोगे, नीचे का सारा डाटा तुम्हारे दिमाग में रिफ्रेश होना स्टार्ट है। बस शर्त है तुमने मेरी वीडियो कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन करा, उसका कॉपी सामने रख। समझ में आएगी बात? मेरा यही कहना, दोबारा फिर समझ लो, ठीक है? तो मैं कहता नहीं बिल्कुल भी। जब मैं पढ़ाता हूँ 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ाता हूँ, मैंने कहा जो मैं पढ़ाऊंगा ना बस तुम लोग उसका कम से कम 5-6 बार रिवीजन कराओ और पूरी जिंदगी तुम्हारे याद रहेगा। ऐसे समझ, पूरी जिंदगी एक बार देखोगे तो तुम्हारे रिकॉल करके सारा समझ में आ जाता चला जाएगा। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इंपॉर्टेंट बात। तो गोल्ड के दाम क्यों बढ़ते पता लग गया? कैसे बढ़ते हैं गोल्ड के दाम? दूसरा कारण भी हो गोल्ड के दाम बढ़ने का। कल को परसों धनतेरस भी आने वाली, कल परसों भारत के अंदर समारोह होता हुआ। भारत के लोग ना जैसे शादी का टाइम आया, नवंबर दिसंबर बहुत शादियाँ हों, फिर सोने की डिमांड करते हैं लोग, तो वहाँ से इतने दाम नहीं बढ़ते। पता ये एफपीआई वाले ये डिमांड करते हैं, यहाँ इन तो क्या दाम बढ़ रहे हैं? ये तो एक ऐसा, तुम क्या सोना खरीदते हो भारत वालों? ये जब खरीदते हैं ना, ये खरीदना स्टार्ट करते हैं तो मतलब खरीदते हैं, खरीदते हैं मतलब खरीदते हैं। 8-8 हज़ार मैट्रिक टन जितनी भारत की टोटल खपत है ना, इतना एक एफपीआई वाला खरीद कर लेके चला जा। टोटल खपत 1 साल की वो एक दिन में खरीदा, बैठा बैठा बटन दबा इधर से इधर। तुम क्या खरीदते हो? इनके कारण प्रभाव पड़ता शेयर मार्केट के अंदर, पूरी शेयर मार्केट को क्रैश कर देते हैं। ऐसे सोने के दाम बढ़ जाते हैं, शेयर मार्केट के अंदर गोल्ड के दाम बढ़ते दिखाई दे रहे। बात समझ में आया क्या हो रहा है? जब मैं खरीदते हैं मतलब खरीदते हैं, और जब बेचते हैं ना मतलब बेचते हैं। समझ में आया बात है? उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका में जब मंदी आया, ये बात बता रहा हूँ, रियलिटी बात है ये जो मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें, ये बात बता कब की? चलो एक सवाल पूछा, पहले ये सवाल बताओ। ये मई 2013 की बात था, ऐसा अमेरिका के अंदर हो चुका। अमेरिका में मंदी आई ना तो पूरी दुनिया में मंदी आती है। मई 2013 वहाँ अमेरिका का मार्केट क्रैश कर चुका। और मैंने तुमको उस दिन लास्ट में बताया था, लास्ट वाली क्लास में, अगर अमेरिका के अंदर मंदी आ गई ना तो इसके अंदर भी मंदी आ गई, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर, इसके अंदर। जुकाम पूरी दुनिया को होने वाला अगर अमेरिका के अंदर मंदी आई तो। पिछले वाले लेक्चर में यही समझाया बढ़िया अच्छी तरीके से, तभी इससे समझाया कि नहीं समझाया? मैंने कहा अगर अमेरिका में मंदी आ गई ना तो पूरी दुनिया में मंदी आ गई। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, चलो यहाँ तो सही है। अब सवाल है क्या ये पूरी जिंदगी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे एफपीआई वाले? अमेरिका को इस मंदी से बाहर निकलना चाहिए। क्या मंदी परमानेंट सोल्यूशन होगी? निकलना चाहिए। अब क्या किया जाना चाहिए? इस मंदी से बाहर निकला जाए। सवाल यहाँ फंस गया। अगर हमें ये पढ़ना ना आज अमेरिका इस मंदी से कैसे बाहर निकला। अमेरिका के पास 2008 में भी ऐसी मंदी आई थी, 2011-10 में भी आने वाली थी, 2013 के अंदर भी ये संकेत थे कि अमेरिका के अंदर मंदी आने वाली। गोल्ड के दाम तेजी से बढ़ते चले गए। फिर अमेरिका इन मंदियों से बाहर कैसे निकला? 2008 की जो मंदी आई थी अमेरिका का ना सत्यानाश कर दिया था उसने। जो 2008 की मंदी आई थी, मेरा तुमसे सिंसियरली रिक्वेस्ट, घर जा जाकर जब भी तुम खाली हो ना पर्सनल समय में, 2008 की मंदी जो आई थी उस मंदी के अंदर जो वीडियो आए थे, वीडियो 2008 की मंदी यूट्यूब पर डालकर ऐसे वीडियो देखने चाहिए। मैं आज भी ऐसे वीडियो देखता रहता हूँ, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा समझ है, कुछ ना कुछ मेरा डाटा वहाँ से याद रहता था। आज समझ में 2013 में जो मंदी आने के संकेत थे वे क्या कहते थे, गोल्ड के दाम कैसे बढ़े, कहाँ से बता रहा हूँ? ये तो सामने कुछ भी ना कर रखा मैंने। समझ में आया बात है? तो इसलिए मैं ऐसे वीडियो देखता रहता हूँ, ठीक। इसलिए पर्सन जो मैं ग्रुप में वीडियो भेजता हूँ तो बहुत सिंसियरली पूरा देखना चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करूँगा वीडियो भेज रहे हो। समझ में आया बात है? ठीक है, इसलिए जो मैं वीडियो देखता हूँ उसको पूरा दिखा रहो, उसमें पक्का 100% कुछ ना कुछ मिलने वाला तुम्हें। समझ में आया बात है? बात समझ में आई? अब सवाल है जो अमेरिका, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री, ट्यूशन का टाइम नहीं पता, ट्यूशन का टाइम 3 बजे का था आज, उधर बैठे थे जाकर। चुप।
चलो मुझे एक बात बता दो बस, जब गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हेलो, जब गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बताओ। आप बताओ, जब गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे? जब सारे आपके वहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो कैसे घट जाएगा? तो यही तो पूछ रहे हैं आपको, क्योंकि ये भारत की मार्केट से पैसा निकालेंगे, वहां चले जाएंगे तो आज डॉलर के दाम घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर का दाम बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, एक अगला सवाल मेरे पास, ठीक। तो 2013 के अंदर क्या हुआ होगा? कहते हैं मई 2013 के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था लगभग 300 बिलियन डॉलर। 300 बिलियन डॉलर था, आज 650 बिलियन डॉलर हमारे पास। समझ में आया बात? क्या 300 बिलियन डॉलर था 2013 के अंदर। और जब गोल्ड के दाम बढ़ने शुरू हुए ना तेजी के साथ, गोल्ड के दाम जब तेजी के साथ बढ़ने शुरू हुए, पूरी दुनिया में जब मंदी छाई, तो जो भारत का विदेशी मुद्रा, तो जो लोग गोल्ड की तरफ भागने स्टार्ट कर दिए, तो जो एफपीआई वाले होंगे उन्होंने भारत की मार्केट में तो पैसा निकाला होगा शेयर बाजार में से, कहाँ चले गए होंगे? गोल्ड में चले गए होंगे। जब गोल्ड में चले गए होंगे, कहा जाता है यूं ना लगभग तुरंत अगले ही दिन 30 बिलियन डॉलर तक कम होगा, और ये 270 बिलियन डॉलर होगा। बहुत बड़ा अमाउंट है। आया समझ में? जब 1991 में मंदी आई थी ना, तो हमारे पास पता कितने बिलियन डॉलर था? 13 बिलियन डॉलर कुछ, वो 8-10 दिन के लिए पर्याप्त था कुल। समझ में आया बात? 30 बिलियन डॉलर थे, एकदम तुरंत तेजी के साथ गिर गया। अगर मैं कहने लगा बताओ भारत के अंदर ना विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, इसका मतलब पक्का गोल्ड के दाम बढ़ रहे होंगे। आया समझ में? अगर तुम्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की जानकारी होगी तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे कि क्या चीज़ बढ़ रही क्या घट रही। आया सब? सारा खेल बढ़ने घटने का ही है, और अनुमान लगाओगे, अंदाजा लगाओगे। एक सवाल पूछता हूँ, तुमने बताना, अगर खाड़ी के देश आपस में, जो खाड़ी के देशों का नाम सुना है तुमने? ईरान, इराक, फारस, आया समझ, सऊदी अरब, ये खाड़ी के देश बोलते हैं। जो खाड़ी के देश, किसके? खाड़ी के देश। अगर खाड़ी के देशों में लड़ाई हो जाएगी, यहाँ बहुत अशांति हो, खाड़ी के देशों में आपस में लड़ते रहते हैं, कभी इराक, कभी ईरान, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, लड़ाई यहीं तो जाता है। खाड़ी के देशों में अगर लड़ाई छिड़ी, लड़ाई होने लगी, तो तुम बताओ यहाँ क्या प्रभाव पड़ेगा? तेल के दाम बढ़ेंगे घटेंगे? पक्की बात है। जब तेल के दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो जरा मुझे बता दो कि जो भारत का विदेशी जो गोल्ड के दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तेल के दाम बढ़ेंगे। अब ये बता दो मुझे, डॉलर, दो चीज बतानी तुम्हें, एक तो डॉलर के बारे में बताना, डॉलर के दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और गोल्ड के दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गोल्ड क्या? डॉलर का दाम बढ़ जाएगा? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये खाड़ी देशों में लड़ाई छिड़ी, ठीक, जब तक चीज़ों का एप्लीकेशन नहीं सीखेंगे ना, यू कैन नॉट क्वालिफाई द यूपीएससी एग्जाम। समझ में आया बात? ये वैसे हम पूछना चाह रहे थे तुमसे, खाड़ी के देशों में लड़ाई छिड़ेगी, उसके बाद तुम बताना गोल्ड के दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पसंद सुन लो ध्यान से, कहा ये रहे, यही तो है जिन्होंने पूरी दुनिया का स्थिर बना करके दिया। इन्हें अगर पता लग गया ना, इनकी पूरी इंटरनेशनल मार्केट में नजर, एक एफपीआई बैठा ना पूरी अंतर्राष्ट्रीय खबर पड़ता रहता। अगर इन्हें पता लगा ना कि भारत या खाड़ी के देशों के अंदर लड़ाई बजने वाली, तो जो कच्चे तेल है ना, कच्चा तेल है, उसके दाम बढ़ने वाले। कच्चा तेल है ना, अगर कच्चा तेल महंगा तो भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ महंगा हो जाए। अगर उसका सप्लाई रुक गया ना, कच्चे तेल का अगर सप्लाई रुक गया, तो डॉलर है ना वो भी क्रैश कर जाएगा। आज क्रैश कर जाएगा, नीचे चला जाएगा डॉलर भी, क्योंकि जो उसके दाम है ना, कच्चे तेल के दाम उसमें ही तय हो, डॉलर भाई वो भी क्रैश कर जाएगा। ऐसे समझ, तो इन्हें पता लग जाएगा कोई फायदा नहीं है, सीधे तुरंत गोल्ड में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? गोल्ड में चले जाएंगे, तुरंत गोल्ड में चले जाएंगे अपने पैसे को सेफ रखने के लिए। इनका पैसा कहाँ सेफ होगा? इस देश में। क्यों? अगर पता
खाड़ी के देश है, आप तो सुन लो, यहाँ लगेगा इन्हें पता लग गया जो खाड़ी के देश है यहाँ लड़ाई छिड़ गई तो पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा। जब पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा तो पेट्रोल डीजल जितने भी देश है पेट्रोल डीजल के बिना कहाँ चले जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। उनके अंदर मंदी नहीं आ जाएगी, और जब मंदी आ जाएगी तो इसमें मंदी आ जाएगी, फिर ये भी रुक जाएगा, इसे भी ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, ये भी रुक जाएगा, अब ये रुक जाएगा। इनका पैसा बताओ जा कहाँ सेफ होगा? जब गोल्ड में सेफ तो गोल्ड के दाम नहीं बढ़ जाएंगे बेटे। यूपीएससी हाँ समझ लो, ठीक है, ये नहीं है आया पीपीटी समझ में आया बात? ये बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब बताओ खाड़ी के देशों के अंदर अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई बज रही। अब मुझे जरा एक बात बता दो, रूस और यूक्रेन की लड़ाई बज रही होगी, इन दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो इसका इनके यहाँ तो पैसा निकालने में भलाई है कि बुराई है? भलाई है। इनके यहाँ तो पैसा निकालेगा जो एफपीआई वाले होंगे, पक्की बात है 100%। जब भी इन्हें पता लगा संख्या की लड़ाई बजने वाली तो इनका शेयर मार्केट नीचे चला गया, वो नहीं बहुत तेजी के साथ गिरा, बहुत तेजी के साथ, इतना गिरा कि जो एक रूबल है ना, वहाँ रूबल चलता है, हमारा रूपा चलता है। 1 रूबल के लिए ना मुझे वहाँ 1 रुपया 75 रूबल मिल रहा है, मैं 1 रुपया दूंगा, 1 रुपया 75 रूबल देंगे, यानी उनकी करेंसी गिर गई, हमारी करेंसी मजबूत होगी, इतना गिर गया। आया समझ में? ठीक, इतना गिर गया उनका करेंसी। समझ में आया बात? यहाँ जरा सोचो, फिर मैं निकाल कर अपना पैसा कहाँ जाएंगे? तो जिन्हें पता लगा पूरी दुनिया में विश्व युद्ध हो चुका, आज पता लगा कि अमेरिका और चाइना, ये अमेरिका की तरफ एक साइड में चाइना, अमेरिका, इन्हें पता है पूरी दुनिया में विश्व युद्ध हो सकता। तो जिसे वर्ल्ड इकोनॉमी से कम जानकारी होगी उसे तो पता कि युद्ध हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में बताया तुम्हें, चाइना अमेरिका के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकता। चाइना के अंदर बनने वाली प्रत्येक वस्तु की खपत आज अमेरिका के अंदर मौजूद है, उस पर एक दूसरे पर डिपेंड है। आज समझ, लोगों को बेवकूफ बनाया जाए यही तो नहीं पता तुम्हें, ये तो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये कैसा काम करता है। जिस दिन समझ मैंने कहा जापान के अंदर बनने वाली 40% इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की कंज्यूम अमेरिका के अंदर होती है। अमेरिका मंदी आई ना, सबको बर्बाद कर देगा ये। ऐसे आजकल चाइना पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा, हर चीज को डोमिनेट कर रहा हो, उसकी जो लड़ाई भी हो आर्थिक फ्रंट पे हो। ये बता के किसके साथ लड़ा? पाकिस्तान, ये कर देंगे वो कर देंगे, उसे क्या बर्बाद करना जो पहले से बर्बाद है? उसे क्या बर्बाद करना पहले से बर्बाद है। देखा नहीं क्या तुम? न्यूज चैनल वाले भी, हमारे पास इतनी तोपे पाकिस्तान के पास। अबे यार कहाँ कितने न्यूज रिपोर्टर बैठा है तुझे? ये कर देंगे वो कर देंगे। चाइना के साथ मुंह मारो, जब चाइना के साथ लड़ाई बनी 1962 में तो हमारा नारे भी चेंज थे। भारत के सैनिक वीरता के साथ लड़के पीछे लौट रहे हैं हमारे नारे भी चेंज थे। इतनी जनसंख्या, इतनी पिटाई कर रहे, याद रखोगे तुम्हारे इनके नारे भी चेंज हो जा इनके नारे भी चेंज हो जा, उनकी शादी मुंह मारते हैं। हाँ रियलिटी बात है, रियलिटी में हकीकत बता रहा हूँ तुम, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इनके नारे भी चेंज हो जा वहाँ अंदर घुस कर। क्यों हो जा? पता ना मैंने कई बार समझाया तुमको, कितना बड़ा देश है वो, इतनी जनसंख्या ना, अगर तमीज भारत की तरफ को टॉयलेट कर दिया ना बाढ़ आ जाएगी। आया समझ में? इतना खतरनाक है। और टेक्नोलॉजी के मामले में उनकी सुन लो, मैं उनकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक कितना रोकड़ा उनके पास। तुम तो पूरी तरह डिपेंड हो उन पर। रॉ मटेरियल की किसी चीज की कमी नहीं है उनके यहाँ। जिस तरह उनके पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, इस तरह किसी जमाने में हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं आती। वो अंग्रेजों ने ना जबरदस्त मात्रा में शोषण करा। इकोनॉमिक्स के कक्षा 11 के पहले चैप्टर में हुई है। ऐसे बताइए, बात समझ में आया नहीं है? तो जो मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें कहीं ना कहीं वही दिखाई देगा यार, आ तो ही रहा सारा घूम फिर कर। कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है, इतनी मस्त एनसीईआरटी है ना, वो बहुत कुछ है उसमें सीखने में। इसलिए उस कक्षा 11 की एनसीईआरटी को 11th क्लास की वे जितना डाटा तुम्हें बोल के बताता हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई जी पक्का सही पढ़े हुए, ऐसा बचवा। बाकी तो फिर मेरा एक्सपीरियंस अनुभव जोड़ता है। देखो डेली का डेली पढ़ना पड़ा, ऐसे चलते फिरते नहीं। फिर भी तुम कहीं शादी ब्याह समारोह में जा रहे हो तब भी तुम्हारी न्यूज़पेपर तुम्हारी हूबी होना चाहिए। यो ना कोर में छिपा हुआ, अगर ये यूपीएससी है ना, यूपीएससी तो इसके कोर में छिपा हुआ, ये पूरा यूपीएससी है। आया समझ में? इसकी जड़ में छिपा हुआ न्यूज़पेपर। ठीक, याद रखना बात है, इसकी जड़ में छिपा हुआ, उसको कोर में छिपा हुआ। समझ में? अगर इसके कोर हटा देना तो यूपीएससी तुम्हें पता कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। इतना खतरनाक हो न्यूज़पेपर पढ़ना। समझ में आया बात है? तुम बहुत तमीज मैं चलता चलता भी कुछ ना मिला ना मुझे, पूरे दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं करा ना, तो न्यूज़ तो कभी छोड़ता ही नहीं। सही बात है। ये कहते हैं अगर शादी में चले जाओ, शादी में कुछ का फेवरेट भोजन हो, ठीक है, शादी में चले गए तो सबका फेवरेट भोजन हो, चले गए तो एक ही चीज़ देखेंगे, किसी को रायता पसंद हो और लड़की का टाइप की उन्होंने चाउमीन पर टूट कर पड़ेगी। समझ में आई बात? चाउमीन इनकी फेवरेट हो, अधिकांश लड़की मैंने देखा ना कि चाउमीन फेवरेट हो, चाहे पेट छोड़ो दिल में भी दर्द हो रहा हो तभी चाउमीन खा ली।
तो ऐसा हो, तो इस तरह ही मेरी हॉबी हो, मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, खाना बाद में घुसूंगा, टेंट के अंदर बाद में घुसूंगा, देखो क्या पकवान बने हुए, पहले न्यूज़पेपर पढ़ लो, थोड़ी स्टडी हो जाएगी वहाँ, समझ आएगी। तो हॉबी हो एक प्रकार की है, कौन क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ता, सही बात। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप करो, तुम्हारे अंदर अलग तो टाइप का कॉन्फिडेंस भी भरा हो, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी हो, सही। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना तो, नहीं तो इकोनॉमिक्स उस दिन ही समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, इकोनॉमिक्स उस दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा न्यूज़पेपर रुक जाएगा पढ़ना, समझ में आया। इंटरव्यू बहुत फायदा हो न्यूज़पेपर का, बहुत बहुत सवाल पूछ कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद तुम बताओ इन प्रेजेंट टाइम भारत की समस्या क्या है और पूरी दुनिया में चल क्या रहा, समझ में आएगा। इसलिए एक न्यूज़पेपर को फॉलो करने के बाद उसे पूरा एनालाइज करो, तमीज से पढ़ो जो तुम पढ़ रहे हो आजकल वही न्यूज़पेपर, समझ आई बात है। क्योंकि एडिटोरियल राइटर ना वो उसी समस्या को इंगित करेगा जो प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर समस्या, तो बहुत बड़ा चीज़ हो यार। वो द हिंदू का जो पेपर है ना वो, उसका एडिटोरियल बहुत बड़ी चीज़ है वो, समझ में आया बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये तो मेरी हॉबी में पहले थी पढ़ने में, मैं तो बहुत पढ़ रहा था न्यूज़पेपर यार। मैं सोचा मैंने ट्रांसलेट कर कर ना साउथ के न्यूज़पेपर पढ़े, सोच सकते हो तुम, ट्रांसलेट कर साउथ के न्यूज़पेपर, और अभी मैं उनकी हेडिंग देखकर समझ जाऊँ क्या लिखा हुआ इसके अंदर, लिख नहीं सकता लेकिन उसकी भाषा देखो आराम से समझाऊंगा लिख क्या रखा इसके अंदर, क्या हेडिंग है। जो मेरे यहाँ के बच्चे ना वो सोचे ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। मैंने भाई ट्रांसलेटर का यूज़ कर लूँ, 2-4 आर्टिकल, एक आधे वहाँ का आर्टिकल बढ़िया हुआ ना, कर्सी के ऊपर वहाँ आर्टिकल बहुत बड़े मस्त आर्टिकल हुआ, तो ट्रांसलेट करके मुझे अपना समझ में आ जा लिख क्या रखा है। गूगल ट्रांसलेटर में सब चीज़ मौजूद है, मेहनत करो, समझ में आया बात, समझ में आई है। चलो, तो ये तो पता लगा तुम कि गोल्ड के दाम बढ़ने किस बात का प्रतीक है, पूरी दुनिया में बन जाने वाली, कहीं अगर लड़ाई छिड़ जाने वाली ना, ये एफपीआई वाले बड़े खतरनाक हो, तुरंत पैसा निकाल लेंगे और सीधा गोल्ड में निवेश करने चले जाएंगे। गोल्ड को सबसे सेफ कमोडिटी माना जा, सबसे सेफ क्या माना जा, कमोडिटी का मतलब वस्तु, समझ में आई बात है। वस्तु को गुड्स भी बोलते हैं, गुड्स कहाँ बोलते हैं, जब इकोनॉमिक्स का पहले दूसरे इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ते हैं, प्राथमिक अक्षय, द्वितीयक अक्षय, तृतीयक अक्षय। अब जब हम शेयर मार्केट की दुनिया में जाते हैं तो गुड्स की जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है कमोडिटी, कॉमोडिटी, ये सुधर जाओ, समझ में आया। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यार ये बताओ ये अमेरिका इस मंदिर से बाहर निकला कैसे, ठीक। अगर तुम्हें आज ये पता लगा ना कि ये अमेरिका इस मंदिर से बाहर कैसे निकला, तो तुम भारत वालों को भी बताओगे, समझे नहीं। फिर देखना चाहिए कि जब भारत वालों को पता कि ये अमेरिका ऐसे मंदिर से बाहर निकला था, तो फिर भारत वालों को भी ऐसा निकलना चाहिए था। लॉकडाउन के अंदर तो हम सभी मंदिर में फंस गए थे, तो भारत ने वो ये टेक्निक्स इस्तेमाल करी कि नहीं करी, करने वाला था, करी नहीं, ऐसा समझना। मैंने सलाह दी से 2-3 साल पहले, मैंने कहा मेरे तो पूछ लो क्या करना मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, कह रहे नहीं, ऐसा समझ। निर्मला सीतारमण को ज़्यादा पता, मैंने कहा ठीक है भाई ज़्यादा पता, तो क्या दिक्कत हो रही। मैं तो अपना सजेशन भी डालता रहूँ ना पोर्टल पर, उनके सब कुछ देगा रखो, तो अपना सजेशन दे सकते हो तुम, और उनमें भी इनोवेशन मिलते हैं, ऐसा समझ। लेकिन वही बात है, बस भारत में टैलेंट की कदर कहाँ, ऐसा समझ। अमर्त्य सेन का नाम सुना है, अमर्त्य सेन का, बड़े शास्त्री। एडम स्मिथ का नाम सुना है, कौन है कुछ भी। एडम स्मिथ का नाम सुना, किन्स का नाम, किन्स का सुना, दुनिया के सबसे बड़े महान अर्थशास्त्री किन्स हुए, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी उन्होंने दी थी, आया समझ में। उन्हें तो हटा दो एक तरफ, मुझे कभी कभी अपने आप महसूस हो मुझे इनसे ज़्यादा जानकारी मैं मजाक नहीं कर रहा, ये नोबेल पुरस्कार मुझे क्यों नहीं मिल रहा यार। अब कर रहा क्या है, बस मास्टर्स कराएंगे इकोनॉमिक्स में, और कुछ भी नहीं कर रहा। मजा नहीं, वो पढ़ने का मन मजा हो, एक बस जानकारी हो, बाहर की तो ज़्यादा जानकारी हो ठीक ठाक तरीके से। अब इसे हटाने जा रहे हैं, और अब ना अब अमेरिका को मंदिर से बाहर निकालने वाले हैं। देखो सब बच्चे आज मेरे साथ मिलकर अमेरिका को मंदिर से बाहर निकाल लेंगे। हम अमेरिका को ना मंदिर से बाहर निकालने वाले। हेलो बच्चों, हेलो। अमेरिका को देखो मंदिर से कैसे बाहर निकाल लेंगे। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया को मंदिर से। अमेरिका, अगर अमेरिका का इकोनॉमी अच्छे मोड में होगा ना, फिर पूरी दुनिया का इकोनॉमी ठीक ठाक तरीके से। आज हम डिपेंड हो चुके, समझ में आया बात, या कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो कैसे निकाल रहा है। तो अमेरिका का एक बैंक, ये अमेरिका हमारा, ये है हमारा अमेरिका। कहते हैं जो बैंक हो ना, बताओ बैंक किसे कहते हैं। अमेरिका ने, अमेरिका का एक केंद्रीय बैंक, तुमने तो पढ़ लिया बैंक किसे कहते हैं, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ गया बैंक क्या हो। तो बैंक बताओ किसे कहते हैं, बस यही बता दो, इसके अलावा कुछ पता ही क्या है।
बैंक की एक यूनिवर्सल परिभाषा, जो उधार लेता और उधार देता है, ऐसा जो जमा करता उधार लेता है उधार देता है, इसे बैंक कहते हैं। अच्छा, तो आरबीआई भी बैंक, आरबीआई बैंक, आरबीआई में पैसे जमा हो, आरबीआई में तुम खाता खोल लोगे जाएगा, तो तुम्हारी तो परिभाषा गलत होगी। तुमने कहा एक बैंक उधार लेता है और देता है, उधार लेता है, तुम्हारे पैसे जमा करता है वो। आरबीआई के अंदर कोई भी, भारत के अंदर कोई भी खाता नहीं खोल सकता जाकर, भारत का कोई भी नागरिक खाता नहीं खोल सकता उसके अंदर जाकर, ऐसा समझ लो। जब भारत के अंदर इस आरबीआई बैंक नहीं है, याद रखना बात यह, आरबीआई सिर्फ एक रेगुलेटर है, नियंत्रण करने वाली संस्था। सही, बैंक उसके सामने लगा भले ही दिया हो, तो जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं बैंक के बारे में, तो बैंक का बीबी बता के चलूंगा। समझ में आई बात है, किसी में संशोधन कर सकता। चलो और भी बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। अब सवाल है कि जो अमेरिका ना, अमेरिका केंद्रीय बैंक है। हेलो मैडम, मैडम इधर देख लो मैडम, केंद्रीय बैंक, जो अमेरिका केंद्रीय बैंक, ये अमेरिका केंद्रीय बैंक, अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है इसका नाम है फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, ये फेडरल रिजर्व बैंक वहाँ का केंद्रीय बैंक है। और कहते हैं किसी जो केंद्रीय बैंक है ना, जो नीति बनाते हैं उसे हम मौद्रिक नीति बोलते हैं। केंद्रीय बैंक किसी देश की जो नीति बनाते हैं ना, सरकार को मैनेज करने के लिए, समझ में आई बात, या और देश को आगे बढ़ाने के लिए जो नीति बनाते हैं उसे मौद्रिक नीति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वर्ड सुना होगा तुमने कभी कभी, आज मॉनेटरी पॉलिसी इसे बोलते हैं। और कहा जाता भारत का जो आरबीआई है ना, ये भी बनाता भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, उसका काम एक ही, उसका काम फायदा कमाना नहीं है, बेनिफिट कमाने। हालांकि भारत सरकार का काम भी बेनिफिट कमाना नहीं है, वो फिर भी कमा ही लेते हैं, लेकिन आरबीआई भी बहुत पैसा कमाता, तो केंद्रीय बैंक भी बहुत पैसा कमाता, लेकिन एक सलाह बहुत अच्छी अच्छी देता। देश को अगर मंदी से बाहर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालना चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दो। मुझे अमीर बनाना चाहते हो कैसे, तो डालो ना मेरे खाते में पैसे, चक्कर में क्यों पड़ रहे फालतू के, आया समझ में, ठीक है। तो जो यहाँ का फेडरल रिजर्व बैंक था ना, इसने क्या सलाह दी, वो तुम्हारे बड़े काम की, कि वर्ष 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर जो मंदी आई थी, उस मंदी से अमेरिका कैसे बाहर निकला। जानना चाहते हो, मंदी आने के संकेत है मई 2013 में अंदर, मई 2013 के अंदर, मई की बात बता रहा हूँ मैं, सुना ये बात, मुझे मंथ भी याद रहा है। मई 2013 के अंदर अमेरिका के अंदर मंदी आने के संकेत थे। ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था गोल्ड के दाम तेजी के साथ बढ़ रहे थे। जब गोल्ड के दाम तेजी के साथ बढ़ने वाले, पक्का हमने अंदाजा लगा दिया वैश्विक स्तर पर दोबारा मंदी आने वाली। 2011 में मंदी का खतरा मंड रहा था, 2010 में मंदी 8 मंदी आ चुकी थी अमेरिका के अंदर, बैंक क्राइसिस हो चुका था अमेरिका के अंदर भयंकर तरीके वाला। पढ़ेंगे जब उसको पढ़ाऊंगा तो बैंकिंग बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ अमेरिका के बैंक के बारे में पढ़ा के चलता हूँ मैं, बता रहा हूँ उपाय क्या किया गया। और ये तुमने ये उपाय समझना है थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर तुम्हारी समझ में आ गया ना, ये समझ जाओ तुम बहुत कुछ समझ सकते हो। फिर तुम इस जो हो ना हमारा, इसकी सब्जेक्टिव तुम गहराई तक पहुँच सकोगे। अगर तुमने ये नहीं समझ पाए ना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हें सब्जेक्टिव कभी समझ नहीं होगी। समझ की बात है, क्योंकि तुमने उपाय नहीं समझ, अभी तुम्हें प्रॉब्लम तो पता लग गई क्या है, कि अमेरिका के अंदर मंदी आ रखी है, बाहर निकालना जरूरी। कहते हैं अर्थशास्त्री ना, जो अर्थशास्त्री का जो दिमाग चलता उसको किसी का दिमाग नहीं चल सकता। आज उन्होंने रात रात में लोगों को अमीर बना दिया। अर्थशास्त्री ऐसे लोग हों, रात रात में लोगों को अमीर बना देंगे। भाई अगर अमेरिका को मंदी से बाहर निकाल दिया, सोच लो, तो पूरी दुनिया को मंदी से बाहर निकाल दिया। कहते हैं वहाँ के जो अर्थशास्त्री थे ना, उन्होंने एक नीति अपनाई। वहाँ के जो केंद्रीय बैंक था, केंद्रीय बैंक के अंदर जो उनके अर्थशास्त्री थे ना, जो उनके गवर्नर थे केंद्रीय बैंक के, अर्थशास्त्री थे, बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसके अंदर मौजूद थे, उनके द्वारा एक नीति अपनाई गई। उस नीति का नाम था QE3। QE3। अब पर तुम सोच रहे होंगे QE3 का मतलब भी बताए दो क्या होगा, है समझ में। इसका मतलब वो क्वांटिटिंग ईजिंग, क्वांटिटिंग ईजिंग, EASSING, ईजिंग। और थर्ड क्यों लगाया, ऐसा उपाय तीसरी बार किया गया। इसका मतलब पक्की बात QE2 भी आया होगा, इसका मतलब पक्की बात है QE भी आया होगा, पक्की बात है। QE आया था, जो QE आया था वो आया था 2008 के अंदर, जो QE2 आया था वो आया था 2010 के अंदर, QE3 आया तो आया 2013 के अंदर। यानी हम तीसरी बार ये उपाय अपना रहे। और जो QE4 अपनाया ना, वो अपनाया 2020 में लॉकडाउन के बाद, QE4।
समझे? बात समझ में आए? अब इसका मतलब क्या हो, मतलब तो समझ लो इसका हो क्या। इसका मतलब होता है, इसका मतलब वो क्वांटिटी का मतलब वो मात्रात्मक सहजता। मैं हिंदी के नाम सर्च कर आने पड़ा मुझे, मात्रात्मक सहजता। देखिए हिंदी कितना कठिन नाम है यार, सहजता। इंग्लिश में लिख दे करो मात्रात्मक। अब इसके अंदर हुआ क्या ये भी समझ लो, इसके अंदर क्या हुआ। बात समझ में आया? क्या नाम है क्यों का? क्वांटिटी इजिंग मात्रात्मक सहजता। सहजता सही लिखा हुआ ना? अच्छा, तो क्वांटिटी इजिंग यानी मात्रात्मक सहजता। अब ये जो मात्रात्मक सहजता हो, इसके दौरान पता क्या किया गया, ये कहा गया कि हम ना अमेरिका के लोगों को मंदी से बाहर निकालने के लिए, अमेरिका के लोगों को मंदी से ना बाहर निकालने के लिए, ये अमेरिका के लोगों ने मंदी से बाहर निकालने के लिए मई 2013 से लेकर मई 2014 तक, बात ना करो, इतने समय तक 85 बिलियन डॉलर, 85 बिलियन मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाने वाले, 85 बिलियन डॉलर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाने वाले। इसका मतलब पता क्या हो, इसका ये मतलब हो मनी सप्लाई बढ़ाने का तो मतलब हो इतना पैसा हम मार्केट के अंदर डालने वाले। वो कहाँ से डालने वाले? सरकार के, जो सरकार के बॉन्ड खरीद रखे थे ना, लोगों ने अपने घरों में बॉन्ड खरीद कर रख रखे थे। बॉन्ड बताया था मैंने तो बॉन्ड के बारे में, सरकार के बॉन्ड खरीद कर रख लेते अपने। सरकार ने उन्हें बाई बैक करने वाली है। बाई बैक करने का मतलब जो हमारा सर्टिफिकेट हमें वापस दे दो, समय से पहले वापस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम अपना पैसा वापस ले लो और अधिक अधिक दाम पर पैसा लो। जितना तुम्हें रेट मिला था ना उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा तुम तो कौन नहीं देगा, सब देंगे। समझे नहीं? सरकार के द्वारा कहा गया कि इसमें क्यों, इससे बेनिफिट क्या होगा? जब लोगों के हाथ में ना इतना हमने पैसा बढ़ा दिया, आपूर्ति बढ़ा दी, तो सबके हाथों पैसा चले जाने वाला। जब सबके हाथों पैसा चले जाना तो वे कंपनी भी लगाएंगे अपनी, उनके हाथों पास तो पैसा होगा, उनका जो बॉन्ड था वो बिक चुका, सरकार के पास वापस चला गया। तो जो बॉन्ड जारी करा था सरकार ने उसे बोलते हैं बाय बैक करना, बाय बैक। तो बाय बैक, तो यह बाय बैक वाली नीति अपनाई गई है। 85 बिलियन डॉलर की आपूर्ति मार्केट के अंदर डाल दिया गया। मार्केट के अंदर डालने का मतलब जो वहाँ के लोग थे, बाहर वहाँ के जो अमेरिका के लोग थे, उनके हाथों में चला गया पैसा। तो फिर वहाँ के लोगों ने निवेश करना स्टार्ट कर दिया, और जब निवेश करना स्टार्ट कर दिया ना, तो चक्र याद हो, चक्र निवेश, पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, फिर उत्पादन बढ़ेगा, फिर निवेश बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, फिर सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा करके इन्होंने मंदी से बाहर निकाला, ऐसा करके। और तुम्हें बताऊं 85 बिलियन डॉलर इन्होंने कहा कि हर महीने, एक महीने की बात बता रहा हूँ, एक महीने में 85 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम थी। जब लोगों के हाथ में पैसा जाना तो फिर वो काम करना स्टार्ट कर देगा, फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं आता। फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जो बड़े बड़े निवेशक थे, बड़े जो उद्योगपति थे, उनके हाथ में पैसा चला गया, उन्होंने कंपनी दोबारा खोल ली। जो लोग घर बैठे हुए थे दोबारा काम पर गए, फिर प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, फिर काम ऐसे चलना स्टार्ट हो चुका। जब हाथ में पैसा आ चुका उसके दिक्कत क्या थी, समझ में आई बात है? ऐसे फिर उन्होंने मनी ये एक महीने में डाला था ना, मई के बाद जून के बाद पता क्या हुआ? जून में भी 85 बिलियन डॉलर वहाँ के बैंक, केंद्रीय बैंक ना, तो वहाँ की अमेरिका की सरकार ने मिलकर, वहाँ की सरकार और उसके केंद्रीय बैंक ने मिलकर 85 बिलियन डॉलर, कितना 85 बिलियन अमेरिका के अंदर मार्केट में पैसा डाल दिया, आपूर्ति बढ़ा दी, समझे, सप्लाई बढ़ा दी, इतने पैसे तक बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई? जो सरकार की वहाँ के लोगों के द्वारा बॉन्ड खरीद कर रखे हुए ना, उन्हें बाई बैक करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? बाय बैक करना स्टार्ट कर दिया। सुन लो, ध्यान लगा। जून, उसके बाद आया जुलाई, जुलाई में भी यही हाल करा, जुलाई में भी यही हाल करा, 85 बिलियन डॉलर आया समझ में। जुलाई के बाद अगस्त आया, अगस्त में भी 3 महीने इन्होंने ऐसे ही काम करा। बाद में जाकर पता चला अब तो रिकवरी होनी स्टार्ट हो चुकी, फिर इन्होंने इसकी मात्रा की संख्या बढ़ाई, क्योंकि हम एक समय तक ना लगातार मनी सप्लाई तेजी के साथ नहीं बढ़ा सकते। अगर मैंने कहा मनी वो डिमांड तो पैदा कर देगा, आया समझ में, डिमांड तो पैदा करेगा लेकिन आपूर्ति रोक देगा, लोग काम करना बंद कर देंगे। अगर लगा तुम पैसे दे दोगे, मैं लगातार तुम्हें पैसे देता जा रहा तो फिर काम कौन करेगा? इसीलिए यहाँ का फिर ये मनी सप्लाई को उन्होंने कम करता चला गया, और 3 महीने के अंदर रिकवरी होनी स्टार्ट हो चुकी। जो अमेरिका मंदी में था ना, वो तेजी के साथ उभार मारता दिखा दिया, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी 3 महीने के अंदर ही। आया समझ में? उसके बाद इन्होंने ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जैसे सितंबर आया इन्होंने घटाकर 64 बिलियन डॉलर कर दिया। आया समझ? पता लग गया कम क्यों करा? क्यों? लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाने वाला, तो ज़्यादा पैसे जाने वाला, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा फिर लोग काम करना बंद कर देंगे। जब लोग काम करना बंद कर देंगे तो पैसे की काम करना बंद कर देंगे, तो फिर प्रोडक्शन रुक जाएगा, जब उत्पादन रुक जाएगा फिर सब कुछ रुक जाएगा। उस चक्कर को याद करो। आया समझ में? इसे कितने दिमाग को ऐसे खेल रहा है उन्होंने।
तो भारत सरकार को भी ऐसा किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। करा भारत सरकार ने। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आए, खाते में आए नहीं बैंक में। ये भारत सरकार का केंद्रीय बैंक था ना, और भारत सरकार, उन दोनों ने मिलकर भी यही नीति अपनाई। ऐसे बात। तो क्यों E3 मात्रात्मक सहजता जैसी नीति भारत के अंदर अपनाई नहीं अपनाई हमने? उसे समय समय पर अपनाना चाहिए। और यहाँ तो बात पता कहीं की हो रही थी, बात इसकी भी हो रही थी, हेलीकॉप्टर मनी की बात हो रही थी। ऐसा समझ, हेलीकॉप्टर मनी का मतलब भारत की केंद्रीय बैंक को ना नोट छापने चाहिए और भारत की जनता को बांट देने चाहिए, क्योंकि इनके पास 2 साल हो गए ये खाली घरों में बैठे हुए। लेकिन ये कठिनाई भी पैदा कर देता। क्यों? अभी मैंने तुमको बताया, लोग फिर काम करना बंद कर देते। इसीलिए हमने ना लिमिट में पैसा दिया, 1500 रुपये, फिर 2 रुपये, और जो किस्ती उनकी माफ़ कर दी हमने। तो थोड़ा दिमाग तो खेला हमारे अर्थशास्त्रियों ने, क्योंकि उनके वहाँ जनसंख्या कम, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा। ऐसे बात। जो भारत के लोग हैं ना बहुत आलसी होते हैं, समझ में आया बात? क्या एक छोटा सा काम हो जाने ना तो भी ये ना प्रोडक्शन नहीं करते बिल्कुल भी। उससे एक नहीं 8-10 दिन की छुट्टी मारेंगे जान पूछ कर, 2 दिन आया समझ में कि थोड़ा और श्रृंगार कर लूँ, फिर संजय समझने के बाद फिर चलेंगे। समझ में आया बात? ये किसी को भी ले लो, उठा लो, जैसे इन्हें उठा लो, ठीक, इसे उठा लो, बैठ ऐसे समझ लो। ये सोचा तो 3-4 दिन की छुट्टी मारेंगे, तो 2 दिन की और छुट्टी मार के चलेंगे। सही में कि इनका मानना कि भारतीय लोगों के बारे में एक बात कही जाए, अपने कार्य के प्रति बहुत कम संवेदनशील हो। समझ में बात है? तो इसलिए क्या यहाँ इसलिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। अभी फिर इनकी जिंदगी में प्रोडक्शन देख लो कैसा हो, फिर जिंदगी में तो पैसे पर आउटपुट निकल गया, जैसे इनपुट डाल लोगे उसके अंदर। तो ये अपने कार्य के प्रति कम संवेदनशील हो, जो भारतीय लोगों सबकी बात बता रहा हूँ। तो पर्सनली नहीं बुरा मान लिया, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो ये ऐसा भारतीय लोगों के बारे में ऐसा मानना चाह, तो भारत सरकार को ना इसका ध्यान रखना चाहिए और इन मनी सप्लाई को बढ़ा देना चाहिए। ऐसा समझ। तो जो बॉन्ड थे ना वो बाई बैक करना स्टार्ट कर दिए, बॉन्ड खरीदना स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ? ये भी नहीं कि फ्री में पैसे बांट रहे हम ना। 1997 से पहले ना और 1956 के बाद भारत की सरकार ने ना घाटी की वित्त व्यवस्था लागू कर रखी थी। जब भी भारत सरकार को पैसे की जरूरत हुआ करती थी, RBI नोट छापता था और भारत की सरकार को थमा दिया करता था, जिसके कारण भारत के अंदर ना 2 प्रकार की इकोनॉमी का जन्म हुआ। एक व्हाइट इकोनॉमी कहते हैं, ब्लैक इकोनॉमी। आज समझ कहते हैं एक इंसान की जो जरूरत हो, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान हो। आज तक रोटी का जुगाड़ हो चुका, कपड़े का जुगाड़ हो चुका, मकान आज भी आम आदमी की पहुंचते बाहर है। आया समझ में? आज भी। क्यों? क्योंकि रियल इस्टेट के अंदर, उसे हम रियल इस्टेट कहते हैं, रियल इस्टेट के अंदर आज भी ब्लैक इकोनॉमी इन्वॉल्व। मैंने कहा तुम यहाँ नोएडा चले जाओ, नोएडा के अंदर बड़े बड़े कई हज़ार फ्लैट बनकर तैयार है, लेकिन खाली। और उसकी बराबर में जाओगे तुम, झोंपड़ी पड़ी हुई, वो आम आदमी उसके पास इतने नहीं है कि उस फ्लैट के अंदर जाकर रह लो। तो मकान ना आज भी आम आदमी पहुँचते बाहर। मकानों की कीमत 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। क्यों? क्योंकि इस संदर्भ में इस स्टेट के अंदर वो कैसे, वो बताऊंगा तुम कैसे ब्लैक इकोनॉमी का जन्म हुआ। ब्लैक इकोनॉमी का सब कुछ वहाँ ब्लैक। इसका मतलब दूसरी इकोनॉमी चल रही, जाली वाले नोट चल रहे, उनकी छपाई हुई। समझ में आया बात? या ठीक। तो आज भी रियल इस्टेट के अंदर ये भारत को बहुत गहरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहा। जो पहले हमने अतीत में नीतियां बनाई थी ना, आज भी भारत को नुकसान पहुंचा रही। उस सरकार के द्वारा जो भारत में नीतियां बनाई गई थी 1997 से पहले, जिसे हम घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं, वो भारत को आज भी नुकसान पहुंचा रही। और आज जो हम नीतियां बनाएंगे ना, वो आने वाले टाइम पर हमारी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाएगी। समझ में आया बात है? एग्रीकल्चर को देख लो, वर्ष 1991 के बाद सब जगह काम हुआ, एग्रीकल्चर को कितनी बुरी तरीके से इग्नोर किया गया। तो इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बस कहने की बात है। जितना तुम गहराई में समझते जाओगे तुम्हारी एंटीबॉडी में घुलता चला जाएगा। एक दिन तुमको खुद ही इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, यार कुछ बात है। समझ में आया बात है? और सारे देख खेलो, पढ़ने का अपडेट रहना पड़ा, आज ये हो रहा। समझ में आया बात है? मैं खुद पर्सनल बता रहा हूँ, मुझे कोई एक टॉपिक को नहीं समझ में आता हूँ तो 2-3 बार देखना पड़ेगा। समझ में आया? बस यूँ बता दो मुझे कि जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक था, उसके द्वारा जो उपाय किया गया वो सही था कि गलत था? भारत में इस तरह के उपाय किए जा सके? बिल्कुल किए जा सके। तुम इसे दे सकते हो कि इंग्लिश का वर्ड नहीं यूज करना, क्वांटिटी ईजिंग। वहाँ के फेडरल रिजर्व बैंक था ना, जो वहाँ का केंद्रीय बैंक था अमेरिका का, उसके द्वारा जो नीति बनाई गई थी, भारत सरकार के केंद्रीय बैंक को भी यही नीति अपनानी चाहिए ताकि इसे मंदी से बाहर निकाला जा सके। क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें नंबर? कूद का नंबर मिलेगा तुम्हें। लिखो तो तुम एक बार, प्रभावित हो जाएगा। सोचो अमेरिका के बारे में पता, समझ बात? यहाँ बच्चे भारत का नहीं याद रख पाते, तुम अमेरिका के बारे में पता क्या नहीं करने का है।
कौन सी नीति अपनाई गई, कैसे मंदी से बाहर निकाला गया। और वर्ष लिखो गया वर्ष 2013, वर्ष 2010, वर्ष 2008 में भारत को अमेरिका के केंद्रीय बैंक के द्वारा, वहां की सरकार के द्वारा, अमेरिका केंद्रीय बैंक तथा वहां की सरकार के द्वारा उस देश को मंदी से बाहर निकाला गया। इसी प्रकार ऐसी नीति को भारत में भी लागू कर भारत को भी मंदी से बाहर निकाला जा सकता है। क्यों नहीं मिलेगा नंबर, पागल हो जाएगा। नीचे लिखा कॉपी के नीचे जाकर आई लव यू, वाओ, ऐसा समझ में। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। अच्छा पैसा कम करते जा रहे नहीं है, फिर उन्होंने अगले महीने पता कितना डाला है, $40 बिलियन। अगले महीने इससे भी कम कर दिया। चल क्यों, क्योंकि जो मनी हो ना, मनी वो डिमांड को तो बढ़ा सकता, सप्लाई को तो बढ़ा सकता। अभी देख लो ना, मैं कहने लगा दिवाली का ऑफर आ रहा है, चलो 10-10 हज़ार सबको मिल रहा है, तो पता क्या करेंगे, ट्यूशन कुछ छोड़ 3 दिन बाद जाएंगे, 2 चाटे खा लेंगे। इससे तो प्लान ही बना लिया, इसने तो प्लान ही बना लिया। सबसे पहले क्या खरीदना, फोन देखेंगे क्या जा रहा है, मामा जी ने प्लान बनाया, जोड़े जाड़े देखेंगे यही क्या नाम है इसका, अच्छा सालू। इसने प्लान, किताब को तुम देख लो कोई ढंग की जगह, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की नहीं है, उसे देख लो। चलो यही अब कौन कहाँ का सोनू चलो आते इस तरह करके। तो तुमने क्या करा, तुम मार्केट में गए, तुमने डिमांड बढ़ाया। और जब 4-5 दिन पैसे खत्म हो गए ना, फिर मुँह उठाए कापी छा के धरी चले आ रहे, फिर कुछ भी नहीं था, क्या था, मजा ही नहीं आया। इसका मतलब तुमने डिमांड तो बढ़ाया, प्रोडक्शन कितना करा, 0। इसका मतलब मनी न केवल डिमांड बढ़ा सकता, सप्लाई को बढ़ाने में सक्षम नहीं है। इसलिए यहाँ की सरकार के द्वारा ना बहुत खतरनाक उन्होंने एक नीति अपनाई, फिर बाद में जाकर उसे बोलते हैं फेब टेपरिंग, हाँ फेब टेपरिंग। ऐसा वर्ड कहीं मिल जाना, पूछ लो ऐसे वर्ड, फेब टेपरिंग। पैसे को लगातार नहीं बढ़ा सकते। मैंने कहा जो मनी है ना, मनी मुद्रा, वो डिमांड बढ़ा, केवल मांग बढ़ा सकता, मुद्रा केवल मांग बढ़ा सकती है, सप्लाई नहीं बढ़ा सकती उस अनुपात में। तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, डिमांड ही करोगे, सप्लाई थोड़ा बढ़ा दोगे तुम, क्यों, आलसी भी तो हो जाओगे। प्रोडक्शन कितना, 0। आए समझ लो। तो इसका बेहतर, ये भी काम बेहतर हो, किसी इंसान के पास ज़्यादा मुद्रा भी नहीं होनी चाहिए, आलसी भी हो जाए फिर वो। आए समझ, ज़्यादा पैसे भी नहीं होने चाहिए किसी इंसान के पास, फिर आलसी भी तो हो जा, तो जितना है इतना ही भोज। सही बात, क्यों, क्योंकि देश के अंदर प्रोडक्शन कितना करने वाला है, 0। समझ में आई बात है। तो सब मनी को भी ना उसी अनुपात में बढ़ाना चाहिए जिस अनुपात में डिमांड बढ़ रहा हो। डिमांड मैंने सप्लाई बढ़ रहा हो, तो सप्लाई और जो डिमांड और सप्लाई दोनों, और इनके बाद में इसमें डिमांड सप्लाई को छोड़कर अगर ऊपर चला गया तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। भाई डिमांड अगर सप्लाई को छोड़ो ऊपर चला गया ना तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। सही बात, अगर भारत किसी देश में मंदी आई ना, इसका मतलब पक्की बात है 100% डिमांड सप्लाई को छोड़कर ऊपर चला गया। समझ में आई बात। या अगर सप्लाई तो बढ़ता चला जा रहा, अब विकसित देशों की क्या समस्या, हमारे देश के अंदर पता क्या समस्या, हमारे यहाँ ना जो सप्लाई वो तो गहराई में धसा हुआ, डिमांड ही डिमांड, सप्लाई आपूर्ति क्या हमारे यहाँ से, डिमांड, जनसंख्या कितनी हमारे यहाँ से, डिमांड ही करती है, आपूर्ति है नहीं, तो बाहर का सामान खरीद लाना पड़ता है। वहाँ उन देशों क्या समस्या, सप्लाई है, डिमांड है ही नहीं। वहाँ मैं पड़ोसियों कह रहे जाकर पैदा कर लो, ऐसे समझ में 3 पॉलिसियाँ बना रहे, 3 चाइल्ड पॉलिसी, 4-5 चाइल्ड पॉलिसी, 5 चाइल्ड पॉलिसी, 2 लाख रुपए महीने मिलेंगे, तुम 8 लाख रुपए महीने मिलेंगे। ये कहते मर गए। मैंने कहा भारत में हो, ऐसे समझ में, हमारे यहाँ कल्लू के साथ जाग कर ऐसे पता नहीं कौन है एक सलाम का व्यक्ति कोई, समझ में आया। कोई दिक्कत, तो डिमांड का बड़ा महत्व हो, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसलिए महान अर्थशास्त्री कीन्स के द्वारा बताया गया, डिमांड और जो सप्लाई है ना किसी देश के अंदर, ये डिमांड हमारा, और ये क्या है, सप्लाई, ये हो लगभग का चिन्ह, मैथमेटिक्स से पढ़ाया जाए, अप्रोक्सीमेटली का चिन्ह, ठीक है, ये लगभग का चिन्ह, ये लगभग बराबर होना चाहिए, ये लगभग बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसे भी नहीं, जिस दिन में डिमांड सप्लाई को छोड़ ऊपर चला जाएगा, ये सप्लाई डिमांड को छोड़ ऊपर चला जाएगा ना, उसी देश के अंदर उस दिन कठिनाई पैदा हो जाएगी। महान अर्थशास्त्री कीन्स के द्वारा वर्ष 1929 में दी गई थी इस तरह की थ्योरी। समझ में आया बात है। ये तो कहता हूँ कीन्स के बाद मेरे नंबर, मजाक करना, मजा नहीं कर रहा हूँ, देख लो तुम, ठीक है क्या बताया मैंने अभी, क्या बताया, कहाँ से आते हैं कहाँ से आते हैं, क्या बताया,
बस उसके बाद कुछ नहीं। मतलब लोगों ने जिस तरह डिमांड को इग्नोर कर दिया, तेने मुझे इग्नोर कर दिया। बढ़िया। ये बैठी हुई सोच रही कभी लेक्चर समाप्त हो और कब घड़ी बार बार घड़ी की तरफ देख रही, ब्रेक कब को होगा। अच्छा, इतना मुझे बता दो जरा, बात सही है गलत है यहाँ तक? ठीक। जैसे ही सरकार के द्वारा ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये काम किया गया, मई 2013 की बात बता रहा हूं मैं, जो मई 2013 के अंदर पता क्या था? मई 2013 के अंदर जो सोने का दाम 34,000 पहुंच चुका था ना, 34,000 लगभग 34,000 के आसपास पहुंच चुका, 34,000 पहुंच चुका था सोने का दाम, जब गोल्ड के दाम तेजी के साथ बढ़ रहे थे। इसका मतलब दुनिया मंदी आने वाली। जैसे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अमेरिका की सरकार के द्वारा क्यों E3 को अपनाया गया, तो सोने का दाम तुरंत घटकर सितंबर तक ना, सितंबर 2013 तक इसका सोने का दाम घटकर लगभग 24,500 के आसपास चला आया। सोच सकते हो तुम, सोने का दाम घट रहा है, इसका मतलब पक्की बात है 100% कोई एक इकोनॉमी अच्छे मोड में जा रहा है। ऐसा मतलब वो कौन सी इकोनॉमी जा रही थी? वह अमेरिका की इकोनॉमी, क्योंकि अमेरिका की सरकार के द्वारा क्यों E3 को अपनाया गया था, क्वांटिटी ईजिंग को अपनाया गया और मार्केट के अंदर ना मनी सप्लाई को $85 बिलियन से बढ़ाया गया था। समझ में आया बात है? ठीक। तो इस सोने का दाम घटना बढ़ना है सब कुछ बता दो। बताओ किसी देश के अंदर अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोने के दाम बढ़ रहे, इसका मतलब मंदी का संकेत है, और वैश्विक स्तर पर मंदी का संकेत है। मंदी भी ऐसे वैसे रहने वाली कि दो चार घरों में मंदी आ रही है, ऐसा समझ में। ठीक। मंदी भी बात जिले की मंदी नहीं है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है यहाँ। कभी लोग स्तर की मंदी की बात करते हो, समझ आई? बच्चे आजकल बहुत छोटा सोचते हैं ना। समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा? कहाँ की मंदी बात कर रहे हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर, वैश्विक स्तर पर मंदी की बात कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर अगर गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं तो समझ गए? अगर वैश्विक स्तर पर गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं ना, इसका ये मतलब होगा कि दुनिया मंदी आने वाली है। तो गोल्ड के दाम घट गए, पक्की बात है 100% लिख कर ले लो, एक इकोनॉमी 100% पक्का अच्छे मोड में जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? तो बताओ, अगर किसी देश की सरकार को अगर मंदी से बाहर निकलना हो, उसके द्वारा, उसके केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन सी नीति अपनानी चाहिए? क्वांटिटी ईजिंग। अब 3 मत बोलियो, तीसरी बार अपनाएंगे इसलिए बोल दो सुना, तुम क्वांटिटी ईजिंग बोल लियो। समझ आई बात है? कोरोना में अपनाई ना इनके देश के द्वारा, तो क्वांटिटी ईजिंग 4 बोल रहा हूँ। समझ में आया बात है? अब भारत सरकार के द्वारा, अब ये जो जितने भी विकसित देश है ये सारा यही काम करते हैं। जितने भी विकसित देश है ये सारा यही काम करते हैं। भारत ऐसा काम करने से डरता क्यों करता? क्योंकि हमने 1997 से पहले यही नीति अपना के देखी। 1991 का आर्थिक संकट हमारे सामने मौजूद था। भारत के लोग बहुत आलसी हो, अगर इनकी जेब में पैसा डाल दिया ना, 3 महीने बाद जाएंगे काम पर, क्या करेंगे जाकर? हाँ नहीं ऐसे तुम सोच रहे तुम्हारे हाथ जेब में पैसा चलाया, मैंने कहा 2 करोड़ रुपए दे दे तुम मीनू, तो अब कहाँ का सोनू डिमांड बढ़ाई, पूरी रूढ़ी की खरीदी मारी। समझ में आया बात है? इसे देती है पहले 8,000 में कटवा दी बाल, आया समझ में? इस बार 11,000 में चली गई। समझ आई बात? ये मैडम अरे बात नंबर ही ब्लॉक कर दिया मेरा आगे चले काजल की तो बात ही, काजल की तो क्या बच्चे भैया, मैं झूठ बोल रही, मैंने कहा कहाँ खड़ी, बता कहाँ सी खड़ी? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, दुबई में खड़ी है, घर के पीछे ही बस ये थोड़ा ही बात कर रही, ये भी उड़ ली। इन्हें कहा, मैंने कहा कहाँ सी? यही सी। मैंने कहा कब को आ गई सर? अभी आ रही बस, कर लिया 6 साल बीती, 6 साल बाद आ रही तो सर आगे जाओ। हाँ, पैसे खत्म हो गए। इसी की तो बात ही कहती, इसी की तो बात ही कहती मैं तो प्राथमिक उद्देश्य यही था साइड में चले हो, आया समझ में? क्यों कह रही अब कौन नया घर ले लूंगी, नया घर ले लूंगी, जरूरत ही क्या है? आई दीदी की, अब पढ़ने का तो बहुत लाइब्रेरी घर में पढ़ने वाली कोई मतलब नहीं है। सोनू बाढ़ में गया, सारा किताब में लिखा हुआ, चलो छोड़ दो। मामा जी उड़ना शुरू कर दिया, जो अमंतु वाले तितली का पंखा न मिल जाएगी ये तो आई। फिर चलो बात समझ में आई? तो इसका क्या मतलब होगा? तो भारत के लोग बहुत आलसी हो, भारत में नीति अपना नहीं सकते, अपना सकते हैं लेकिन एक हद तक लिमिट में अपना सकते हैं। समझ आए? क्योंकि भारत के अंदर डिमांड ही डिमांड है।
अगर भारत के अंदर मनी सप्लाई इतने से बढ़ाया गया ना, अरे भाई इतना तो छोड़ दो, इनकी जेब में 2-2 हजार भी डाल दिए गए ना, ऐसा समझो उसी दिन मजदूर काम पर नहीं जाने का 2 दिन बाद भी। मेरी लिख कर दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ का भारत का मजदूर ना इतना ही कमाता है, इतने खाता अधिकांश। मैं असंगठित क्षेत्र वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। असंगठित क्षेत्र 10वीं क्लास में पढ़ा होगा असंगठित अच्छे, पढ़ने के बाद मैं ऐसी शब्दावली यूज़ करता रहूँगा। इससे पहले मैं ऐसी शब्दावली इसलिए नहीं यूज़ करता था क्योंकि मुझे जानकारी नहीं आती। समझ में आई बात? ज़्यादा कठिन भाषा में इसलिए नहीं प्रयोग करता। अब मैं भाषा में कठिन करता रहूँगा जैसे तुम पढ़ते चले जाओगे। समझ गए? एक टाइम ऐसा आ गया, बाहर तो कोई आया ना यहाँ से, अंदर पता क्या लेते, शायद सत्संग चल रहा हो, कोई बाहर तो गुरु जी आए होंगे, ऐसा समझ में नहीं आना कुछ भी उसकी। ऐसी भाषा हो जाएगी हमारी 1 साल बाद पढ़ते पढ़ते वक्त, ठीक। और तुम खुद भी नहीं पता लगेगा तुम कहाँ पहुँच गए, ठीक। और ये सब मेरी साजिशें हूँ। क्या है? इसे कहते हैं फंसाने की चाल बच्चों को। समझ में आया बात? क्या इसे क्या प्लान का हिस्सा नहीं? आसाराम का नाम सुना होगा तुमने? बस मेरा नाम झासाराम है, ऐसे समझ इधर देख लो, इधर समझ लो। बात समझ में आया? अब तुम्हारा नंबर आने वाला, ठीक। अब तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। अभी जरा कर रहा हूँ घर जाना, और तुम इस बैठ कर ना, तो ठंडा चुकी ठंडा की ना, अब तो कमरा बंद कर और रजाई बंद कर प्यार के साथ देखना, ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है? मतलब खाना खुना खाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, शांति के साथ इकोनॉमिक्स का वीडियो देखना प्यार के साथ। अच्छा, लिखना ही पड़ता है क्या सर? अच्छा, मैंने सोचा ऐसा करता हूँ, पहले एक बार देखता हूँ उसके बाद लिखता हूँ, साथ साथ लिखता हूँ। नोट्स बनाते रहो साथ साथ, अच्छी बातें। पिछले साल के क्वेश्चन देखने से भी स्टार्ट नहीं करें। जितने वीडियो मैंने तुम्हें पढ़ाए ना सारे, इन सारे वीडियो का दोबारा रिवीजन होगा, लेकिन इस बार जो मेंस के क्वेश्चन है और जो प्री क्वेश्चन है साइड में रखूँगा। पहले इन्हें पढ़, यही से पढ़ मेंस का क्वेश्चन, अब वीडियो देखा जाएगा। समझ एक बात यार, अब वीडियो देखा जाएगा। अब सुनना मेरी बात, अगला क्वेश्चन। जरा मुझे एक बात बता दो जरा, जब अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में होगा, अब देखो अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में आ चुका, क्यों अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में क्यों आया? अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में क्यों आया? क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसी नीति अपनाई गई। भारत के अंदर अपनाई जाए, भारत के अंदर अपनाई जानी चाहिए नहीं? हेलो, हाँ जी नमस्कार। हाँ जी 3 बजे आने थे। हाँ जी बता दीजिए, घर वालों कट देना, छोड़ दोगे? आ जाओ। किसकी बात कर रहे थे हम? सुन लो। सुन लो, जब अमेरिका आए हमारा यूएस से, इसका इकोनॉमी अच्छे मोड में जा रहा, तो तुम बताओ, जो डॉलर होगा, डॉलर उस पर क्या, उसके दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नंबर फर्स्ट, डॉलर के जो दाम है, डॉलर के दाम बढ़ जाएंगे घट जाएंगे? ठीक, आप बताओ डॉलर के दाम बढ़ेंगे घट? आप बताओ, अगर अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में जा रहा होगा, अब तो क्वांटिटेटिव ईजिंग अपनाया, अब तो अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में जा रहा होगा, तो बताओ फिर डॉलर के दाम बढ़ेंगे घटेंगे? आप बताओ मैडम, डॉलर के दाम बढ़ेंगे घटेंगे? अभी सोचा सब तो पूछते, तुम्हें भी हाँ कर देती कुछ 26 तरीके थे। आप बताओ, बढ़ेंगे भाई बढ़ेंगे? मुझे क्या बताओ? आप बताओ, बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे? अच्छा, कैसे बढ़ेंगे? छापते हो कैसे? मतलब मिस्त्री हो प्रकार का? अमेरिका डॉलर छापता है, तो उसके कैसे बढ़ेंगे? हमें आप बता तो दीजिए कैसे बढ़ेंगे, बताओ कैसे बढ़ेंगे डॉलर के दाम? अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में जा रहा है, तो डॉलर के दाम कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि इसकी डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी डॉलर की डिमांड? क्योंकि जो एफपीआई से यहाँ पे होगा। आप बताओ,
आप बताओ डॉलर के दाम बढ़ेंगे घटेंगे? ठीक। सोने के दाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोने के दाम पर घट जाएगा, सोने का शाबाश, ठीक। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से। अगला अगला क्वेश्चन, अगर अमेरिका का इकोनॉमी अच्छे मोड में होगा, अब बताओ जब डॉलर के दाम बढ़ जाएंगे, आपने कहा गुरुजी डॉलर के दाम बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक। जब डॉलर के दाम बढ़ जाते हैं तो रुपए के दाम क्या होते हैं? घट जाते हैं। अब रुपए के दाम भी देख लो, ये रुपया हमारा, इसके दाम घट जाएंगे, इसके दाम घट जाएंगे, घट जाएंगे, रुपये नीचे चला जाएगा। आया समझ में? ऐसे कह सकते हैं भारत के अंदर जो भारत के अंदर जो डॉलर है ना वो और महंगा हो जाएगा। अगर $1 पहला पता कितना था? $1 पता कितना था पहला? 55 रुपये का। 2014 की बात बता रहा हूँ। $1 पता कितने का? 83 रुपये का। 83 रुपये का, ज़्यादा होशियार नंबर बोर्ड होते हैं, ठीक। $1 55 का था, फिर 83 का। इसका मतलब पहले ना 55 $1 एक अमेरिकन को पकड़ने के लिए 55 भारतीय की जरूरत पड़ती थी। क्या हम इतने भी कमजोर हो चुके कि एक अमेरिकन को पकड़ने के लिए 83 भारतीय की जरूरत पड़ती है? इतने कमजोर हो चुके हैं हम, ऐसा मानना। और जब नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं 2014 के अंदर, उनका भाषण ना रियली सुना सकता हूँ तुम्हें, किस तरीके से भाषण दे दिया उसने। भारत के लोग को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, मैं डॉलर रुपए के बराबर कर दूंगा। उनका स्टेटमेंट है वो, कैसे कर देंगे डॉलर रुपए के बराबर? तुम बता दो मुझे कैसे। मेरे पुराने वाले वीडियो देख लेना सारे जाकर। आए तो मैं जिसका नहीं मन भरता ना वो बता लगे डॉलर कैसे रुपए के बराबर कर देंगे और क्या क्या कठिनाई पैदा होगी, कैसे कर दोगे तुम डॉलर रुपए के बराबर। अगर डॉलर को रुपए के बराबर कर दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर डॉलर को रुपए के प्रभाव पड़े, हम डॉलर को रुपए के बराबर नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? मैं चुप रही, तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं बताओ। फिर जो निवेश कम हो जाएगा। निवेश कैसे कम हो जाएगा? निवेश तो कम होगा, कैसे कम हो जाएगा? वही तो पूछ रहा है, कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि जैसे एक हम एक वक्त करो, मैं ऐसा करूँ, बताओ। जैसे हम एक बोतल खरीदते हैं, वैसे कितनी एज होगी तेरी? हैं? कितनी एज होगी? रियल एज बताओ आपकी कितनी है? मैं 20 साल आस पास की में होंगी। 20 साल। इस उम्र में मुझे नहीं लगता कोई बोतल की जरूरत पड़ रही है ऐसे। इस उम्र में 20-25 साल के आसपास की बोतल की जरूरत पड़े, 24 के आसपास मेरे जैसे मेरी अवस्था में पहुंच जाओ तो जरूरत पड़े। अब बताओ। इसे बोतल की जरूरत है, बोतल बोतल कर रही, बोतल बोतल इसी बोतल। बताओ टाइम बाद तो निवेश ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ जाए निवेश? निवेश बढ़ेगा। मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम? क्या होगा मैं बता रही हूँ। जो वो होगा मतलब जिस चीज को भी पढ़ो ना, एक सब्जेक्ट को बहुत शिद्दत के साथ पढ़ना चाहिए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या बढ़ने वाला क्या घटने वाला। हमने आपसे पूछा जरा आप बताओ अगर डॉलर को रुपए के बराबर कर दिया तो प्रभाव क्या पड़ने वाला, और ये सब चीज पहले डिस्कस हो चुकी क्लासों के अंदर। इस सबसे कितना कम पढ़ रहे हो तुम? क्यों नहीं कर सकते? मैं एक डॉलर को रुपए के बराबर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये साधारण बातें सब कोई भी पूछ सकता है, रास्ते में खड़ा होकर चौराहे में तुम क्यों नहीं कर सकते? छुट्टी बताओ। हाँ नहीं तो हम बताएंगे, हम डॉलर को रुपए के बराबर क्यों नहीं कर सकते हैं? उससे जो है भारत की जो निर्यात है वो कम हो जाएगा, मतलब शाबाश, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पॉइंट की बात है। वस्तु सस्ती हो जाएगी। ठीक ठाक तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ रखी, इसका ध्यान में है इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है भारत का जो निर्यात है ना वो बहुत कम हो जाने वाला है आज, और जो बाहर के लोग हैं ना वे भारत के अंदर निवेश करना बंद कर देंगे। एफडीआई वाले हैं ना वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, और एफपीआई वाले भी नहीं आएंगे बिल्कुल भी। इससे पहले डिस्कस हो चुका, इसलिए मैं कहता हूँ पहले क्लास में पहले बैठ कर पुरानी वीडियो देखो, और ये बोतल लो छोड़ ऐसे समझना, ठीक। इन बोतल की आवश्यकता नहीं है यहाँ से। आप भी मैडम, आप भी, आपको तो हाल इससे भी बुरा, समझ में आया बात है, ठीक। केवल एग्जाम्पल ही दिमाग में रहा, कॉन्सेप्ट तो भूल गए ना। एग्जाम्पल क्यों देता? ताकि कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, कॉन्सेप्ट ही दिमाग में हो तो फिर क्या करूँ? इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन तुमसे, अगला क्वेश्चन, ठीक है, नंबर आने वाला, थोड़ा ध्यान लगा कर। पता लग गया ना? तीसरा पॉइंट कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉलर का दाम रुपए के बराबर क्यों नहीं कर सकते? एक तो भारत का जो निर्यात है तेजी के साथ घट जाएगा। अब मुझे ये बता दो भारत का निर्यात तेजी के साथ क्यों घट जाएगा? ये भी तो समझा दो क्यों घट जाएगा, बताओ क्या क्यों घट जाएगा? जैसे कोई अब हमारी कोई वस्तु है वह 80 रुपए की, अगर वो हम यूरोप में बेचने जा रहे हैं 80 रुपए की,
और हमारे यहाँ जो वस्तु में वो प्रतिस्पर्धा भी भारत की वस्तु महंगी हो जाएगी, कोई खरीदने का ही नहीं। अब तो अगर सस्ती तो तभी तो लोग खरीद रहे हैं, महंगी वस्तु कौन खरीदेगा आपकी? आए समझ में। अब भारत के लोग, भारत का जो पर्यटन यात्री है भारत के अंदर, वो भी रुक जाने वाला है। भारत का सब कुछ रुक जाएगा अगर डॉलर को रुपए में बदल दिया। तो मेरी समझ में यूं नहीं आता लोग कैसे बेवकूफ बन गए 2014 में। अब भी समझ नहीं आना, आए समझ में। अभी क्या तो कहते हैं भारत के अंदर ना झांसा दिलाना बहुत आसान है किसी को, समझ में बात है। तो झांसा दिलाना किसी को बहुत आसान है, किसी क्या 15 लाख, अच्छा ये रट रखे तुमने भी। 15 लाख डाल नहीं सकते ना खाते में। अगर तुम्हारे खाते में सबके 15 लाख डाल दिए तो हाल देखिए थोड़े बार पता है। तो आज डिमांड ना सप्लाई को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और डिमांड, मैंने तुम्हें बताया था, डिमांड कभी भी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता। डिमांड और सप्लाई, डिमांड केवल ना जो मुद्रा जिसम करेंसी, वो सिर्फ डिमांड बढ़ा सकता, सप्लाई नहीं बढ़ा सकता उसी अनुपात में। और किसी देश के अंदर डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो तो इससे मतलब कह सकते हैं देश ना आर्थिक मंदी के जंजाल में फंस चुका। समझ में आया बात है। जितनी आसान तरीके में तुम्हें समझा रहा हूँ ना, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना, सब लिखा हुआ, सब समझा रखा है, सब समझ बात यार, सब लिखा हुआ। पहले दूसरे चैप्टर के बाद बजाओगे ना तो उसमें यार सब तो पढ़ रखा आपने, और तुम्हें बहुत अच्छा लगा पढ़ने के बाद। और एनसीईआरटी की यही खूबसूरती हो, ऐसा लगा अब भी बहुत कुछ बाकी। जब भी आज भी मैं एनसीईआरटी पढ़ूँ ना, ऐसा लगा आज भी बहुत कुछ बाकी। एनसीईआरटी किताबों खास बात है, एनसीईआरटी जरूरी लेकिन पर्याप्त नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे? अगर ये यूपीएससी है ना, यूपीएससी इसी पूर्व में एनसीईआरटी, हाँ यहाँ जी एनसीईआरटी, समझ में बात यार। इसके बाद भी कुछ पढ़ना पड़ता, वो न्यूज़पेपर, वो हम बताएंगे कैसे पढ़ना पड़ता। समझ में आया बात है। हिंदी मीडियम वालों का यूपी पीसीएस के अंदर आज भी दबदबा कायम है। 1 रैंक, 2 रैंक, 3 रैंक, 5 रैंक, 10 रैंक, 12 रैंक, यूपी पीसीएस का रिजल्ट नहीं आएगा, दबदबा आज भी कायम है यूपी पीसीएस के अंदर। हिंदी मीडियम वालों का तेजी के साथ दबदबा कायम है। समझ में आया बात है। इसका मतलब अगर तुम यूपीएससी से लटकते हो ना, किसी कारण वैसे नहीं लटकोगे, मेरा मानना है। 2-3 साल ढंग से तैयारी कर रखी, अब बहुत सीरियस होकर दे रखा है एग्जाम को, उसने तो नहीं लटकने वाला। क्यों कहते हैं अगर किसी चीज़ को सिद्धता चाहो ना तो पूरी कायनात से मिलाने में लग जाते हैं। ओम शांति ओम का डायलॉग हमने भी सुना था कहीं, ऐसे पिक्चर देखी मैंने, ठीक। तो इस ऐसा माना जाता है। तो इसलिए अगर तुम वहाँ इतनी दूर निशाना लगा रहे हो तो जो पीसीएस है बहुत आसान हो जाएगा, उसका रास्ता बहुत क्लीन हो जाएगा। और एक बड़े एग्जाम की ना समझ होनी बहुत ज़रूरी हो। सारे एग्जाम ना तुम इसी के दायरे में पढ़ते हो। यूपीएससी, यहाँ यूपीएससी पूरा एग्जाम, यूपीएससी पूरा का पूरा सब एग्जाम इसी के दायरे में, सब छोटे मोटे बड़े सबका एग्जाम का सारे सिलेबस कवर कर लगा, सब टोटल जितने भी भारत के अंदर मौजूद है। अधिकांश जो कम्पिटेटिव एग्जाम बता रहा हूँ, टेक्निकल एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बीटेक करने के बाद जो एग्जाम देते हो उनकी बात नहीं बता रहा हूँ। कम्पिटेटिव एग्जाम अधिकांश कवर कर लेता है। कम्पिटेटिव एग्जाम समझते हो, जिसकी जनरल तरीके से भारत में जो बेरोजगार वर्ग है ना, वो जिसकी तैयारी करता है वो अधिकांश लोग इसकी तैयारी करते हैं। अधिकांश लोग इसकी तैयारी करते हैं, इन्हें कवर कर लेता है ये एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम है। अगला सवाल बताओ, अगर यूएसए का इकोनॉमी अच्छी मोड में जा रहा होगा तो आपको बताना जो एनआरआई, नाम सुना है एनआरआई का? नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये भारत के अंदर पैसा कम भेजेंगे ज़्यादा भेजेंगे? अगर अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में जा रहा होगा तो भारत के अंदर पैसा ज़्यादा मात्रा में भेजेंगे, मात्रा भेजेंगे। इनके द्वारा जो भारत के अंदर आने वाला रेमिटेंस, संप्रेषण या प्रेषण, उस धन को हम संप्रेषण बोलते हैं, जो भारत के अंदर भेजा जाता है। एनआरआई के द्वारा जो भेजा जाने वाला धन उसकी मात्रा कम हो जाएगी या अधिक हो जाएगी? अगर डॉलर महंगा होगा। आप बताओ कोई बताओ। अब चलाओ दिमाग, ये 440 वोल्ट का दिमाग उल्टी सीधी जगह चलाते हो, यहाँ चलाओ दिमाग। अब बताओ डॉलर महंगा नहीं हो जाएगा? जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो इस रूप में चला जाएगा, और जब ज़्यादा पैसे भेज जाएंगे तो भारत में ज़्यादा पैसे नहीं बन जाएंगे। इसका मतलब भारत के अंदर जो भेजने वाले एनआरआई के जो पैसे भेजा जा रहा है उसके वो बढ़ जाएगा, टोटल उसका रेमिटेंस बढ़ जाएगा। आज समझो, अब तो ज़्यादा पैसे भेजेंगे, वे उधर तो मारेंगे $1 फेंक का, भारत में 83 रुपये बन जाएंगे। वे $2 मारेंगे फेंक का, भारत में दुगुना हो जाएगा। अगर पहले जब $2 का दाम घट रहा था तब उन्हें घटता था। और कहा जाता है जब ना अमेरिका का इकोनॉमी अच्छी मोड में जा रहा था, जो भारत के निवेशक है ना, भारत के अंदर जो डॉलर में पैसा भेजते हैं तो वहाँ के बैंक को तो उधार ले लेकर पैसा भेजते हैं, 0% पर लोन लेते हैं। $5,000 का लोन उठाया, सीधा भारत के खाते में डाल दिया। आज समझ, भारत के खाते में डाल दिया सीधा $5,000। समझ में आया बात? या और कुछ लोग तो इस तरह व्यापार भी करते हैं,
सोचो, एक व्यक्ति तुम्हारा दोस्त, देखो कैसे ट्रेडिंग, तुम्हें आज बिजनेस करना सिखाया था, एक तुम्हारा दोस्त है, ये एक्स नाम का व्यक्ति कोई, ठीक, एक्स नाम का व्यक्ति, मुझे मान लो मैं एक्स नाम का व्यक्ति अमेरिका में रहता हूँ, ठीक, अमेरिका रहता हूँ, वही नाम की मेरी बंदी ऐसे इंडिया में रहती है, मैं एक्स नाम का व्यक्ति हूँ, वही नाम की मेरी बंदी कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है, इंडिया में, चलो इंडिया में ठीक, एक्स नाम का व्यक्ति, वही नाम की बंदी कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है, मुझे पैसा भेजना, ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से, मैं एक ही पर्पस लगाया बस वहाँ से बिजनेस करना है, मुझे पता है यहाँ के जो बैंक है ना, यहाँ के जो बैंक है सिंडिकेट बैंक, नाम सुना है सिंडिकेट बैंक का, अमेरिका का ही बैंक वो, यहाँ के बैंक से मैंने लोन लिया, इन्होंने मुझे लोन दे दिया $5,000 का, कितने का, $5,000 का, मैंने सीधा उठा के यहाँ डाल दिया, मुझे पता लगा $1 $80 का, तो 5,000 के 80 से गुना कर दो, 5,000 है नहीं हो, गुना कर दिया 80 से, 80 से गुना कर दोगे तो जो मेरी वाइफ है यानी वाई, उसे कितना पैसे मिलेगा बताओ, 5 40, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 4 5 40, 1 0 और 1 2 3 4 5, 4 लाख, 4 लाख तो मिलेंगे, तो मुझे मैंने तो उधर तो $5,000 भेजे, तो मेरी वाइफ को कितने मिलेगा, 4 लाख रुपए, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, आ जाओ, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, उन्होंने कहा कैसे पैसे चाहिए, और मेरी वाइफ को भी इकोनॉमिक्स की अच्छी ठीक ठाक तरीके से जानकारी, वो भी बहुत बढ़िया शास्त्री थी, हम दोनों ने साथ साथ में PhD करी थी, समझने की बात है, तो PhD के दौरान ही हम वो जो होगा था सब होगा था, ऐसे समझे, तो 4 लाख था ना, 4 लाख, अब मैंने कहा अब मैं अमेरिका में हूँ, उसे ठीक ठाक तरीके से जानकारी, उसे पता कि डॉलर का दाम घटने वाला है, अब भारत रुपया मजबूत होने वाला, मुझे पता लग चुका कि $1 का दाम है ना, $1 है, सुन लो ध्यान लगे, $1 है ना, $1 अब $70 का होने वाला, तो कितने तक गिर गया, 10 तक गिर गया, ठीक, अब $1 $70 का होगा, मैंने कहा मुझे पैसे वापस कर दो जितने मैंने तुझे दिए थे, अब जितने पैसे दिए थे मैंने तो वापस कर दो, अब मुझे 70 की गुना करो, 70 की गुना करो, बताओ इस 5,000 था, बताओ कितना बैठेगा, कितना बैठेगा, 3.5 लाख, और 3.5 लाख, अब इसमें मतलब बच गए कितने, 4 लाख, 50,000 बच गए, 50,000 मेरे पास वाइफ के पास रह गए, अब जितने मैंने पैसे डाल लेते ना अगले दिन मेरे पास चले गए सारे, तो फायदा किसे हुआ, मेरी वाइफ को, कितने का, कुछ करा मैंने, कुछ भी नहीं करा, ना किसी के घर गया ना बाहर गया, मैंने सिंडिकेट बैंक को उसके जो पैसे थे ना उसके वापस कर दिए, और सीधा फिर भारत में आ गया, कितने पैसे कमा के ले गया मैं, 50,000, 1-2 दिन की बात किया, ऐसा ये तो अगर मैं ज़्यादा पैसे लेता वहाँ से बैंक तो ज़्यादा पर बेनिफिट होता, इसे कहते हैं हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जितना बड़ा जोखिम होगा ना इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अब तुम ये बदतमीजी कम करना कि 3 दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे होंगे मुझे मुझे पता है बैठे बैठे क्या सोच रहे होंगे, इतनी मुझे जानकारी कि पैसे इकट्ठा करो सीधा वहीं भाग जाओ अरे नहीं आइडिया, और वहां तो नहीं जाता मैं, वहां तो तुम 3 करोड़ का भी लोन ले सको, 3 करोड़ का 10 करोड़ तक का लोन ले सको तुम वहां की, ठीक, इतने लोग इतने सक्षम है, पूंजी की उनके पास कोई कमी नहीं है, लोग ऐसे ही करते हैं। अब जो ये बुद्धिजीवी वर्ग का काम हो, पढ़े लिखे का जब तो फायदा हो, पढ़े लिखे हो कभी भूखा नहीं मर सकता, मेरे पास वाला तो कभी भूखा मर ही नहीं सकता, ये तुम अभी तुम भारत की जब मैं बैंक की व्यवस्था के बारे में बताऊंगा ना, तुम भारत का बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो तुम देखो बैंक को कैसे बेवकूफ बनाओगे, ठीक, कैमरा रोको 1 मिनट, कैमरा रोकना सिर्फ, बात समझ में आया, तो बताओ NRI वाले ज्यादा पैसा भेजेंगे कम मात्रा में पैसे भेजेंगे, कोई दिक्कत, इससे पता नहीं, सवाल पूछे पेपर में, ये UPSC के पीरी के सवाल है कि NRI के द्वारा भारत के अंदर किया जाने वाला डिपॉजिट होगा वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, बढ़ जाएगा, डिपॉजिट मतलब जमा करेंगे भारत के अंदर, ठीक, कैसे कैसे उदाहरण देने पड़ते हैं तुम्हें यार समझाने के लिए, कितनी बार मैंने अपनी शादी करवा दी होगी इकोनॉमिक्स की क्लास में, बर्बाद कर दिया, अच्छा पोलिटी में करवाई, चलो 3 हो गए, चौथे नंबर बताओ कि भारत का जो निर्यात होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेन चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, बढ़ेगा घटेगा, USA का इकोनॉमी अच्छी मोड में चला गया तो डॉलर के दाम बढ़ गए, अब जो डॉलर के दाम बढ़ जाएंगे तो निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी सोचो तुम कितने चूजे हो, तुम सोच नहीं पा रहे अभी, कैसे कम हो जाएगा जरा बताना, अगर मैं एक वस्तु है मेरे पास, एक मार्कर है मेरे पास, ये
मैं बाहर बेचने जा रहा है हाँ तो पहले आप $1 में ना अपने 8 मार्क मतलब ये बेचते थे। अब जब हमारा जब ये रुपए गिर गया तो आप साथ ही बेच पा रहे तो किस कौन किस? खरीदेगा? बताओ, एक मार्कर मेरा, एक मार्कर पहले बिक रहा था 20 रुपए का, रुपए का दाम घट गया। हाँ ठीक है, अब एक मार्कर मेरा बिक रहा है 30 रुपए का। ठीक, अब जब मैं बेनिफिट बाहर से कमा कर लेकर आऊंगा तो मैं डॉलर में कमा कर लेकर आऊंगा, रुपए में कमाऊंगा, इसे छोड़ दो। डॉलर में कमा के लेके आओगे, यहाँ भी तो बदलेगा। बदला है तो यहाँ तो मेरा निर्यात बढ़ेगा घटेगा? तो घट जाएगा कैसे? घटेंगे कैसे बोल रहे हो तुम? जब मैं बाहर से डॉलर में ही कमा कर लेकर आऊंगा तो डॉलर में कमा कर लेकर आऊंगा, यहाँ बढ़ेगा नहीं घटेगा? मैंने समझाया आरबीआई को मैं इतने पैसे दे दूंगा, आप बहुत तरह उदाहरण देकर समझाया था मैंने ना। जो बाहर से हम लेकर आएंगे डॉलर में तो कमा कर लेकर आएंगे तो डॉलर का दाम बढ़ नहीं रहा, तो फिर यहाँ रुपए में कन्वर्ट करेंगे, आरबीआई को देंगे, आरबीआई फिर हमें देगा पैसे, देगा नहीं देगा? इसका मतलब डॉलर ये जो दाम है ना, जो निर्यात ये हमारा बढ़ जाएगा, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, ये बेनिफिट होगा। और ये जो समझाया था मैंने मैंने कहा डॉलर हुआ महंगा, निर्यातक खुश, समझा था? डॉलर हुआ महंगा, निर्यातक खुश। लोग कहते हैं कि देशभक्ति भावना नहीं आएगा, ये उदाहरण में पहले दे चुका। पढ़ने ही नहीं वीडियो, हम थोड़ा ही कह रहे हैं ना पढ़ो, क्यों पढ़ना, जरूरत भी क्या पढ़ने की। ठीक, और एक आधा जो पढ़ता होगा 18% समझ आई बात, या कोई ठीक ठाक तेरे बता लगा, और फिर IAS भी तो सबके सब थोड़ा ही बढ़ना है 18%, समझ आई बात है, जो देखता होगा बन जाएगा। इतना बताओ समझ में आया नहीं है, दिल में लग गया? अच्छा, कोई दिक्कत याद है? अब हम बहुत टेक्निकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम समझेंगे ट्रेडिंग कैसे होती है, ये शेयर मार्केट में दोबारा कैसे हो, कैसे पैसे खोल लो, कहाँ अकाउंट हो, कैसे लगाओ पैसे, अभी पैसे लगा के दिखाओ, बस मूड खराब हो रहा है, जल्दी पैसा। समझ में आया बात? ठीक, अब टेक्निकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, कोई प्रॉब्लम? अब थोड़ा दिल और दिमाग थोड़ा शांति करके बैठना, क्योंकि मेरे पास ट्रेडिंग का ऐप मेरे पास मौजूद है। अभी मैंने दोबारा रीओपन करा अपना अकाउंट, और अभी पैसे लगाने की सोच रहा हूँ, और पूरा समझा दूँ पहले मैं, समझाने के बाद पूरा दिखाऊंगा तुम्हें। देखो मैंने कहाँ कहाँ कैसे अकाउंट खोला है, कैसे डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता, और कहाँ वहाँ किस तरह शेयर जारी होते हैं, और कैसे कैसे तुम खरीद के पैसा लगा सकते हो। और मेरा सिंसियरली तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम्हारा पैसा नहीं कटने वाला, तुम घर जाके एक काम करके देखना जरूर, ठीक, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा। पैसा नहीं कटवाना बिल्कुल भी, अकाउंट से लिंक कर देना। डीमेट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। भारत में अभी यूज़ के यूज़र की संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब तुम डीमेट अकाउंट को यूज़ करते हो, इसका मतलब दुनिया में तुम आगे पहुँचाते हो। जैसे तुम उसका डीमेट अकाउंट को ऑन करोगे ना अपने मोबाइल फ़ोन में, समझ आई बात है? यूट्यूब से भी सीख सकते हो तुम, समझ में आया बात है? डीमेट अकाउंट के बारे में यूट्यूब पर सर्च कर इससे वहाँ से भी सीख सकते हो, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। यही चीज़ यूट्यूब पर बताएगा डीमेट अकाउंट क्या होता है। तुम्हें जो आज तुम्हें सर्च करना है सभी, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे होती है, शेयर कैसे खरीदते हैं, शेयर कैसे बेचे जाते हैं। अभी मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा तुम अच्छे तरीके से, ठीक, पूरा फोकस लगाओ। पहले ही बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं है, अब भी सवाल पूछूंगा तुमसे।